हेलो बच्चों, मैं हूं प्रवीण, आपका केमिस्ट्री एजुकेटर एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीयूईटी मॉक। बच्चों, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है, टाइटल क्या है वीडियो का कि हम करने वाले हैं सीयूईटी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर। जी हाँ बच्चों, 2022 में जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आया है आज हम पूरा सॉल्व करेंगे। अच्छे से एक एक चीज़ को, एक एक टॉपिक को समझना, इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि किस तरह के सवाल जो हैं वो सीयूईटी में पूछे जाते हैं। आइए शुरू करें। देखो बेटा, शुरू कर रहे हैं हम लोग। नाम वगैरह तो जरूरी नहीं है बच्चे का जानना, ना सवाल जानने जरूरी है। देखो बेटा, सबसे पहला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पे, हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स किसमें पूछे हुए हैं बच्चों? टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसने पूछे हैं, एक मिनट रुको, मैं इसको कर लेता हूँ कम। वी हैव टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बीसीसी। अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल सॉलिड स्टेट चैप्टर नंबर 1 से सवाल आया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बॉडी सेंटर्ड में एटम्स मौजूद कहां कहां पर होते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। अगर ये मैं एक सिंपल क्यूब बनाता हूं तो बॉडी सेंटर्ड में क्यूब के कॉर्नर्स पर एटम्स मौजूद होते हैं। कहां पर? कॉर्नर्स पर। और एक बिल्कुल बीचों बीच, अगर मान लो ये जो रूम है ये क्यूब है, तो बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे कहीं जहां पर बॉडी डायगोनल्स क्या करते हैं, मीट करते हैं, वो होता है बॉडी सेंटर। तो एक एटम यहां पर मौजूद है और बाकी के 8 एटम्स जो हैं वो कहां मौजूद होते हैं बच्चों? वो मौजूद होते हैं कहां पर? कॉर्नर्स पर। ठीक है, अब आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सभी एटम्स कहां के हो गए? ये हो गए कॉर्नर्स वाले, और ये हो गया बच्चों जो बॉडी सेंटर पे मौजूद है। ठीक है, बॉडी सेंटर पे। अब हम जब निकालते हैं, क्या निकालते हैं? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, उसमें कंट्रीब्यूशन, कॉर्नर वालों का अगर मैं कंट्रीब्यूशन पूछूं, तुम बोलोगे सर 1/8 होता है। अब कॉर्नर्स पे मौजूद कितने हैं? 8, एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। ओके, क्या कोई फेस पे मौजूद है? नहीं मौजूद। क्या कोई एज के सेंटर पे मौजूद है एटम? नहीं है। और बॉडी सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। सो 1 इंटू एक एटम है, ये है कंट्रीब्यूशन एक एटम का। ठीक है ना, और ये मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम लोग? जितने एटम्स मौजूद है बच्चों। अब 8 ने 8 को काट दिया, बचा क्या? 1 + 1। सो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूब में क्या आ गए बच्चों? 2। सो विच इज द करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट हो गया। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? क्या हम अगला सवाल शुरू करें? जरा मैं बोर्ड क्लीन कर देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक, चलो 1 मिनट दो मुझे। देखो, एक एक सवाल अच्छे से समझ लेना, ताकि पेपर में जाने से पहले आपको बड़ा ही अच्छे से कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। ठीक, चलो देखो अगला सवाल। 1 मिनट, ये मैं इसको हटा देता हूँ। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन है वी हैव टू फाइंड द मोलैरिटी। हमें क्या पता करनी है? मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 8 ग्राम्स NaOH इन 200 ml सॉल्यूशन। ठीक है, 8 ग्राम NaOH को जब 200 ml सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया गया, तब मोलैरिटी क्या होगी? मोलर मास हमें दिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। अब मोलैरिटी का आप लोगों ने फॉर्मूला बड़े अच्छे से सीखा ही हुआ है। क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। डिनोमिनेटर में क्या रखते हैं बच्चों? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिलीलीटर्स में हो तो फिर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है कि नहीं? अच्छा, अब नंबर ऑफ मोल्स पता कैसे लगता है? नंबर ऑफ मोल्स पता लगते हैं गिवन मास अपॉन में क्या रखना पड़ता है बच्चों? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, अब गिवन मास कितना गिवन है? देखो 8 ग्राम दिया हुआ है, और मॉलिक्यूलर मास कितना गिवन है? वो 40 ग्राम्स है। सो 8/40 यानी कि 1/5 विच इज 0.2। ठीक, अब 0.2 आ गए नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? पहले से दिया हुआ है 200 ml। जरा फॉर्मूले में बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है, 0.2 डाल दो। ठीक है जी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 200 डाल दो। ठीक है जी, मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 से। 2 0 से 2 0, 2 से 5, और 5 को अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे 0.2 से तो 1 आ जाएगा। सो मोलैरिटी क्या आ गई सॉल्यूशन की बेटा? मोलैरिटी आ गई 1। एंड 1 आपको किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या समझ में आ गया सवाल? इजी क्वेश्चंस ही आएंगे बेटा, NCERT बेस्ड। ठीक है ना, रब कर देता हूं मैं, अगला सवाल सीखेंगे अब। चलिए, ये हो गया रब। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ब्लड सेल्स क्या कर रहे हैं? ब्लड सेल कर रहे हैं कोलैप्स। कब? when placed in water containing less than 0.9% mass by volume salt solution। अब ऐसा हो क्यों रहा है? ब्लड सेल को जब हम कैसे सॉल्यूशन में रख रहे हैं जिसकी कंसंट्रेशन 0.9% से कम है। जरा इसको थोड़ा सा समझ के देखो। मान लो ये एक बीकर है जिसके अंदर सॉल्यूशन मौजूद है। ठीक, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है बेटा? इसकी कंसंट्रेशन है लेस
देन 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन, यानी कि NaCl सॉल्यूशन से इसकी कंसंट्रेशन जो है 0.9% मास बाय वॉल्यूम से कम है। अब इसके अंदर हमें रखना किसको है, ब्लड सेल्स को, ठीक है। मान लो ये हमारा एक ब्लड सेल है, अज्यूम कर लो। अब ब्लड सेल के अंदर भी तो बेटा क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर भी लिक्विड प्रेजेंट है कि नहीं है, इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है। अब अंदर वाली जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है किसके मुकाबले में, जो बाहर वाला सॉल्यूशन मौजूद है, ठीक है ना। इस लिक्विड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ज्यादा है किसके मुकाबले में, इसके मुकाबले में 0.9% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन। अब आपने पढ़ा हुआ है सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस के बारे में। ऑस्मोसिस में क्या होता था बच्चों, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, किसके, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं किसके थ्रू, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहां से कहां मूव करते हैं बच्चों, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में, लो से हाई कंसंट्रेशन में मूव करेंगे, यानी कि बाहर वाली कंसंट्रेशन क्या है बेटा, कम है। तो इसका मतलब बाहर से जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो भाग भाग के कहां चले जाएंगे, इस ब्लड सेल के अंदर चले जाएंगे। सेल स्वेल करने लग गया और फिर बाद में क्या कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। क्या आपको समझ में आया कि जब हमने इसको कम कंसंट्रेटेड में रखा तो हुआ क्या, बाहर से सारा पानी लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आ गया। सो हमें यहां पर कौन से ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, दिस इज ड्यू टू गेन ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि ऑस्मोसिस की वजह से गेन हो गया किसका, पानी का। पानी के मॉलिक्यूल्स कहां आ गए, अंदर आ गए। समझ में आ गया बच्चों, इजी है ना क्वेश्चंस, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं, इसको मैं करता हूं रब। एक एक सवाल जरूरी है समझना, और हमेशा प्रीवियस ईयर पेपर जो है वो आपको हमेशा फायदा ही देंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चल अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से, जिसमें कि हमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हमसे पूछा गया है, और रेट कांस्टेंट यानी कि K की वैल्यू दे दी गई। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अगर मैं बात करूं बेटा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप सबको मालूम है, प्लस टू के पेपर जो है वो दे चुके होगी नहीं, या फिर तैयारी तो कर ही ली होगी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर मैं हाफ लाइफ पीरियड की बात करूं, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का एक खासियत क्या होती है कि ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड कर रहा है, कि क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये फॉर्मूला होता है हाफ लाइफ टाइम का 0.693 अपॉन में के। अभी के दिया क्या हुआ है सवाल में, जरा वो लिख लेते हैं, देखो जरा स्क्रीन पे, के क्या है, 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकंड इनवर्स, ठीक है। के की वैल्यू दी हुई है बच्चों, पुट कर दो और टी हाफ आ जाएगा, जरा निकाल लेते हैं। टी 1/2 विल बी इक्वल टू 0.693 अपॉन में हमने ये डाल दी वैल्यू 6.93 मल्टीप्लाई 10⁻14 सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स ऊपर चला गया और वो क्या बन गया, सेकंड्स बन गया बच्चों। 10⁻14 ऊपर जाकर क्या बन गया, 10⁻14, ठीक है। अच्छा इसके पॉइंट्स रिमूव करो, इसके पॉइंट्स रिमूव करोगे तो 3 जीरोस नीचे आएंगे, ठीक है बेटा। अब नीचे वाले का जब आप पॉइंट रिमूव करोगे तो 2 ऊपर 100 चला गया, 693 बच गया, 693 से 693 कट गया, 2 जीरोस नहीं, ये 2 जीरोस भी खा लिए, बचा गया 1 जीरो, वो ऊपर जाकर बन जाएगा 10 की पावर -15, बिकॉज 10 की पावर -1 जाएगी ऊपर। सो हाफ लाइफ पीरियड क्या आ गया बेटा, 10⁻−15 सेकेंड्स। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है 10⁻−15? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। समझ में आया सवाल ये वाला भी, ठीक है। इसको भी अपन कर देते हैं रब और चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर से ही पूछा गया बच्चों, और इसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन। थोड़ा सा मैं जूम कम कर लेता हूं ताकि 4 ऑप्शंस विजिबल होने चाहिए, है ना। इसमें हमें दिया हुआ है एक एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या दी हुई है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन A+B, जिससे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। रेट लॉ भी लिख के दिया हमें। रेट लॉ क्या है, K into A⁻1 B⁻1। वी हैव टू फाइंड द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन। हमें क्या बताना बेटा, मॉलिक्यूलरिटी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर हमें रिएक्शन दे दी गई A+B गिव्स प्रोडक्ट, ठीक। अब अगर आप देखो यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का वो भी 1 है, और रेट ऑफ रिएक्शन में अगर आप देखोगे जो यहां पर A और B की पावर है वो भी क्या है, 1। एंड ये है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी, ठीक है ना, जिससे हम क्या पता करते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर पूछा गया होता, क्या पूछा गया होता, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप क्या कर देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, 1 + 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाता बच्चों 2, है ना। अब मॉलिक्यूलरिटी की बात करें, रिएक्शन को उसने बोल दिया है, रिएक्शन कैसी है बच्चों, रिएक्शन है एलिमेंट्री।
एलिमेंट्री का मतलब समझते हो, सिंगल स्टेप रिएक्शन है ये, ठीक है ना, सिंगल स्टेप। अब सिंगल स्टेप रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलाइड करते हैं, उसी को तो हम मॉलिक्यूलरिटी का नाम देते हैं। तो हम यहां से बता सकते हैं कि भैया एक रिएक्टेंट ए का है, एक एटम बी का है, दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इसका मतलब भैया मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। मॉलिक्यूलरिटी याद है ना, मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती। रीजन रेयर क्यों है 3 से ज्यादा, साइमल्टेनियस कोलिजन मुश्किल है। एक साथ मान लो इधर से एक एटम आया, इधर से दूसरा आया, टकरा गए, इधर से मान लो तीसरा आया। अगर 4 एटम्स एक साथ टकराने की कोशिश कर रहे हैं, इसका इसके साथ तो कुछ मिलाप ही नहीं हो रहा है, ये इन दोनों के कॉन्टेक्ट में तो है, इसके साथ कहां कोलाइड कर रहा है। इसीलिए 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी जो है वो पॉसिबल नहीं होती है। ठीक, सवाल समझ में आ गया। तो जब भी आपको एलिमेंट्री रिएक्शन बच्चों दी हो, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको ये देख लेना है कि रिएक्टेंट्स कितने हैं, बस आंसर आ जाएगा 1 1। अगर यहाँ पे 1 8 2 भी होता 3 आ जाता। सही है, चलो इसको कर देता हूं मैं रब, फिर चलते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, मजा आ रहा है, एक एक सवाल जो है अच्छे से कंसेप्ट भी साथ के साथ बताया जा रहे हैं आपको, ताकि कोई दिक्कत ही ना रहे। चलो देखो भी अगला सवाल करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में वी हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स आर करेक्ट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट है। अब ये वाली चीज हम करें, इसके लिए थोड़ा सा मैं इसको और जूम कम कर लेता हूं ताकि एक ही बार में चारों ग्राफ नजर आए। क्या अब आ रहे हैं चारों ग्राफ्स, विजिबल हैं? हाँ मोस्टली तो चलो विजिबल हैं। चलिए अब जरा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इसने ये बोला है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखने जा रहा हूं मैं। किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, समझ लो इसको जरा ध्यान से। रेट इक्वेशन क्या है? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। के किसके इक्वल होता है? 2.303 बाय टी लॉग ऑफ रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट टाइम टी। क्या यही होती है ना? बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व भी कर लिए होंगे। अब अगर मैं यहाँ पर इसको टी को क्या करूँ, इधर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया मैंने, ठीक है, और ये आ गया फिर बटे में। अच्छा तो ये बन क्या गया? के मल्टीप्लाई टी अपॉन में 2.303 इज इक्वल्स टू में लॉग आर नॉट बाय आर। क्या यही रह गया है ना? अब इसमें क्या करो बेटा, इसमें आप इसको कंपेयर कर लो। मैं लिख देता हूं यहां पर नीचे अपना y इज इक्वल्स टू, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या है? y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, एम एक्स प्लस सी। अभी y एक्सिस पे हमने किसको कंपेयर कर लिया? लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, नजर आ रहा है किसमें? यस, तीसरे ऑप्शन में नजर आ रहा है मुझे, लॉग आर नॉट बाय आर, सी वाले में। ओके, इधर देखो जरा, कुछ है इसके प्लस में तो कुछ है नहीं, तो इंटरसेप्ट भैया क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है बेटा, और x और t कंपेयर कर लिया हमने, यानी कि x एक्सिस पे टाइम हो गया, नजर आ रहा है ना सी वाले ऑप्शन में, और बाकी का जो बचा वो सारा m। तो m क्या आ गया? k अपॉन 2.303। x एक्सिस पे किसको ले लिया गया? टाइम को, और y एक्सिस पे किसको ले लिया गया बेटा? log r नॉट बाय r। क्या इतना समझ में आ गया? इसका मतलब ये हुआ कि इंटरसेप्ट तो है नहीं। अगर मैं ऐसा ग्राफ बनाने की कोशिश करूं इसका, x एक्सिस पे मुझे मालूम है टाइम लेना है, y एक्सिस पे मुझे मालूम है log आर नॉट बाय आर लेना है, इंटरसेप्ट कुछ नहीं है, यानी कि यहां से शुरू होगा, और स्लोप कैसा बेटा? पॉजिटिव। इट मींस दिस विल बी द ग्राफ। ठीक है, और स्लोप क्या आ जाएगा? स्लोप आ जाएगा k अपॉन 2.303। क्या यही नजर आ रहा है बेटा आपको ऑप्शन नंबर सी में? तो एक तो भैया ये ग्राफ हो गया। ठीक, अब और चेक कर लेते हैं कि दूसरा इनमें से कौन सा ग्राफ है। ठीक है ना, दूसरा। अब वो देखने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर log a बाय b का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, log a बाय b का। जरा देखो यहां से, अगर मैं ये लिख रहा हूं k इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी, log a बाई b क्या होता है? log a माइनस log b। ठीक, log a माइनस log b मल्टीप्लाई कर दो। k इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 2.303 बाई टी log ऑफ r नॉट माइनस 2.303 बाई टी log ऑफ r। क्या यही बन गया बेटा? है ना? अब क्या करना है आपको? आप इसको उठाकर इधर ले आओ। ठीक है, ले आते हैं। तो 2.303 बाई टी log ऑफ r इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी log ऑफ r नॉट माइनस हो गया बेटा k। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अभी हम क्या करते हैं? अब इसको हम करवा देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। सिर्फ किसको? इस फैक्टर को। log r यहीं पर रख लो, t उधर चला गया और 2.303 नीचे आ गया। मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 2.303 अपॉन टी log ऑफ r नॉट माइनस, उसी लाइन में है ये, इसको समझ लेना, माइनस, और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। थोड़ा सा मैं इस तरफ लिख रहा हूं, k इंटू टी अपॉन में 2.303 बेटा, है ना? अभी ये तो कट गया पूरा,
सो हमारे पास बचा क्या है, लॉग आर इज इक्वल्स टू, यहाँ से हमारे पास रह गया है टी से टी कट गया, ये भी कट गया, लॉग आर नॉट रह गया है माइनस के टी अपॉन 2.303, ये बचा है। अब अगर हम 2.303 हटाना है तो इसका मतलब log बेस 10 को log बेस e में कन्वर्ट करना होगा, तो ln r विल बी इक्वल टू ln r नॉट log बेस e में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पर 2.303 गायब हो गया। अब अपन कंपेयर कर लेंगे इसको, कंपेयर कैसे करेंगे, वही y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स और प्लस में क्या है बेटा c। अब आप देख लो जरा कि m क्या है आपका स्लोप, एक्स एक्सिस पे क्या लेना है टाइम, और इंटरसेप्ट क्या है ये c की वैल्यू क्या आ रही है ln r नॉट, m स्लोप क्या आ रहा है माइनस के, एंड एक्स एक्सिस पे क्या लेना है टाइम, और y एक्सिस पे क्या लेना है ln r। तो अगर अपन इसका ग्राफ बनाकर देखें, यहाँ पर मैं बना देता हूँ ये ग्राफ, देखो x एक्सिस पे टाइम ले लिया, ठीक है, y एक्सिस पे क्या ले लिया हमने ln r ले लिया, इंटरसेप्ट कैसा है, यहाँ पे मान लेते हैं ये वैल्यू क्या बता रही है, ये वैल्यू है ln r नॉट बिकॉज इंटरसेप्ट है, और स्लोप नेगेटिव है, स्लोप कैसी है नेगेटिव, और स्लोप की वैल्यू क्या है माइनस के। तो कहाँ पर नजर आ रहा है ऐसा ln r, फर्स्ट जो ए ऑप्शन है वहां पर मुझे तो दिख रहा है ln r इधर है, टाइम इधर है, स्लोप नेगेटिव है, ठीक है। जूम करके जरा आपको भी दिखा देता हूं मैं, देखो क्या जो मैंने बनाया है ग्राफ, यहाँ पर मैं मार्क करके भी दिखाता हूँ आपको, क्या ये आपको सेम ग्राफ नहीं नजर आ रहा, ln r नॉट आपको बेटा नजर आ रहा होगा, क्या है ये हमारे पास, ये हमारे पास इंटरसेप्ट का काम कर रहा है, ठीक, और ln r हमने y एक्सिस पर ले लिया है, ठीक है ना, टाइम इधर लिया ही हुआ है, तो ए ऑप्शन हो गया हमारे लिए करेक्ट। और हमें कौन सा ऑप्शन सही लगा था, जो सी वाला था, सी में भी क्या है बेटा ln r नॉट बाय r, जो मैंने यहाँ पर दिखाया है y एक्सिस पर टाइम है और स्लोप जा रही है सीधा, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो आंसर हो गए वो हो गया ए एंड सी। तो ए एंड सी जरा देख लेते हैं किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ए एंड सी आपका दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी पे, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, रब कर दूं मैं ये, फिर करते हैं अगला सवाल, ठीक है। तो सवाल आपको ये तो पता लग गया है कि एनसीईआरटी बेस्ड होंगे और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे, ठीक है ना। तो सवाल जो है ऐसा नहीं समझना है कि बहुत ही कुछ सवाल डिफिकल्ट आएंगे, थोड़ी सी हमें बस कॉमन सेंस लगानी है। अभी मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया चीजों को, एक इक्वेशन जो थी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की, उसको सिंप्लीफाई कर दिया और बस सारा कुछ होता चला गया, बिल्कुल पानी के माफिक, है कि नहीं। चलो इसको कर देता हूँ अभी मैं रब जल्दी से, ताकि फिर हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। जुड़े रहिए और अच्छे से सारे कंसेप्ट्स क्लियर करके फिर ही जाना एग्जाम में, ठीक। चलो अगले सवाल पर चलते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है आपकी स्क्रीन पर, ये आ गया, थोड़ा सा मैं जूम कम कर दूं क्या, नहीं तो जूम ज्यादा ही रख लेते हैं, यहीं से डिस्कस भी कर लेंगे, है ना। चलो ठीक है, ये ले लेते हैं अपन। अब सबसे पहले मैच द फॉलोइंग में हमें क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताना बेटा। ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय ऑर्डर ऑफ द स्लोएस्ट स्टेप, बिकॉज आपको ये मालूम, सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, सिंपल रिएक्शन क्या होती है। सिंपल या एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या है, जो सिंगल स्टेप में हो जाए, अभी मैंने बताया। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल का मतलब अगर कोई रिएक्शन सिंपल है, इसका मतलब सिर्फ एक स्टेप लगेगा उसको, वन स्टेप रिएक्शन है वो, सिंगल स्टेप। और अगर कोई भी रिएक्शन बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कैसी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, तो उसको मोर देन वन स्टेप जो है वो लगेगा, एक से तो ज्यादा ही लगेगा, दो लगे तीन लगे हमें मालूम नहीं, ठीक, इसीलिए उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। अब मान लो कोई एक रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलके प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब प्रोडक्ट बन रहा है और मान लो 3 स्टेप्स लग रहे हैं इसको, रिएक्शन को होने में कितने स्टेप्स लग रहे हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अब मैं इनका ड्यूरेशन लिख देता हूं, मान लो ये 1 सेकंड में हो जाएगा, ये वाला 2 सेकंड में हो जाएगा, और स्टेप 2 को 5 घंटे लगेंगे, ठीक है बेटा। अब अगर मैं आपसे पूछूं रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन को होने में कितना वक्त लगेगा, टोटल 5 घंटे 3 सेकंड लगेंगे, जिसमें से 3 सेकंड्स में तो 2 स्टेप हो ही जाएंगे। तो अल्टीमेटली जो ऑर्डर बता रहा है वो स्टेप 2 है, और वो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप है, इट इज द स्लोएस्ट स्टेप। पता लग गया ना, रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्लोएस्ट स्टेप, इसीलिए कहते हैं स्लोएस्ट स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। दिमाग में बिठा लो इस चीज को। अभी सेकेंड ऑप्शन है रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये हमेशा किसके इक्वल होगा, रेट कांस्टेंट के। किसके इक्वल होगा बेटा, रेट कांस्टेंट। अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन समझ रहे हो, मान लो एक रिएक्शन मैंने लिखी ए से प्रोडक्ट, और इसको मैं मान लेता हूं कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। कैसी है, जीरो ऑर्डर। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसा होगा, अगर इसको मान लिया मैंने ये है जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, k इंटू ए की पावर 0, है ना, एंड समथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, सो r विल बी इक्वल टू k। k क्या होता है, रेट कांस्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन तो भैया जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के इक्वल आ गया, सही है।
अच्छा तीसरा क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये हमेशा कौन बताता है, रेट लॉ। अब अगर ये वाली जो रिएक्शन लिखी है इसका मैं रेट लॉ लिखने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, रेट लॉ लिखने के लिए के मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर में एम, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी होती है ऑर्डर, तो इनटू बी पावर में एन आएगा बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, दिस इज द रेट लॉ। तो हमेशा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्शन के रेट के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करे वो रेट लॉ, एंड लास्ट में बचा क्या, रेट ऑफ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे। तो ये आ गया हमारे पास इंस्टेंटेनियस रेट। आर इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आर इंस्टेंटेनियस होता है छोटा सा चेंज कंसंट्रेशन में छोटे से टाइम इंटरवल में, डीसी बाई डीटी बेटा। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर, मैच कर लें जरा, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन बन रहा है। मिनट, ये आ रहा है हमारे पास, इसको मैं कर देता हूँ थोड़ा सा अंडू, तो चलो होगा ही नहीं। खैर देखो, चूज द करेक्ट ऑप्शन, आंसर अब हम चूज कर लेते हैं। हमारा ए का आया है थर्ड, बी का आया है फोर्थ, मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है वो, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का आया सेकंड एंड डी का आया फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक, तो आपको मालूम पड़ गया मैच द फॉलोइंग किस तरह से हमें क्या करने हैं, अटेम्प्ट करने हैं। ठीक, इसको करता हूं मैं रब इसके सॉल्यूशन को, ताकि हम चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। एक एक सवाल बेटा आपको अच्छे से समझा रहा हूं ताकि आपका काफ़ी ज़्यादा फायदा हो जाए। सीयूईटी मॉक बच्चों के भले की ही बात करता है हमेशा। चलो देखिए आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है बेटा, अगला सवाल है ऑसवाल्ड प्रोसेस। थोड़ा सा और जूम कम कर लेता हूँ, एक बार में चारों ऑप्शन विजिबल हो जाएंगे आपको। ऑसवाल्ड्स प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन्वॉल्व्स 3 स्टेप्स। ठीक है, ऑसवाल्ड के प्रोसेस यानी कि यूज क्यों हो रहा है नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, HNO3 बनाना बेटा। 3 स्टेप्स में ये होगा, हमें क्या करना है, वी हैव टू अरेंज देम इन करेक्ट सीक्वेंस। इसका मतलब तीनों स्टेप्स भैया गिवन है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इन्हें सही ऑर्डर में अरेंज कर देना है। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा नाइट्रिक एसिड प्रिपरेशन की, 3 लॉग एलिमेंट सवाल आया है, नाइट्रिक एसिड बनाना हो तो बहुत ईजी है। देखो लेबोरेटरी में हम कैसे बनाते हैं, NaNO3 सोडियम का नाइट्रेट लिया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, एक H पॉजिटिव रिलीज किया और हाइड्रोजन सल्फेट आयन था, इधर इसने क्या किया, Na पॉजिटिव और नाइट्रेट का आयन बेटा। सही है, अब आपको मालूम था कि पॉजिटिव वाले को किसके पास ले जाओ, नेगेटिव वाले की तरफ, और यहाँ पर कंपाउंड बना दो NaHSO4। ठीक है, उसके बाद जो बचा है वही तो हमारे काम का है बेटा, यही तो हमें बनाना था। प्लस में क्या आ गया बेटा, HNO3। ये तो हो गई जो हम लैब में प्रिपेयर करते हैं, बट जब हमें बड़े लेवल पे ज्यादा बनाना हो, क्या बनाना हो, HNO3, यही तो है हमारा नाइट्रिक एसिड। तो जब हमें ज्यादा बनाना हो बेटा तब अपन क्या यूज करेंगे, ऑसवाल्ड प्रोसेस। अब ऑसवाल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल जब अपन करेंगे तो 3 स्टेप्स उसमें हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे। ठीक, पहला स्टेप क्या होगा, जिसमें हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करेंगे। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन किसकी, अमोनिया की बेटा, अमोनिया NH3। नजर नहीं आ रहा है, उसके पीछे छिप गया, नीचे लिख देता हूँ। अब यहाँ देख लो जरा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कौन से स्टेप में हो रही है, कौन से स्टेप में हो रही है बेटा, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हो रही है आपकी C वाले स्टेप में। तो C स्टेप सबसे पहले आ गया। ठीक है, रिएक्शन वही है, वो लिखने की जरूरत नहीं है, विजिबल है आपको। NH3 और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, बन क्या रहा है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी। क्या बन रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और पानी। ठीक, अब जब नाइट्रिक ऑक्साइड बन गया, आप देख लो उसका इस्तेमाल कहाँ पे हो रहा है, B स्टेप में हो रहा है बेटा। नाइट्रिक ऑक्साइड जो बना है उसको फर्दर हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ताकि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाए। क्या बन जाए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो दूसरे नंबर पर कौन सा स्टेप आ गया बेटा, B स्टेप। ठीक, और जैसे ही नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, आप देखो A स्टेप में, तीसरा स्टेप वो हो गया A, जिसमें हमने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में क्या ऐड कर दिया है, पानी को ऐड कर दिया, बन गया हमारा नाइट्रिक एसिड। यही हमें बनाना था। प्लस में NO, फिर इसको ऑक्सीडाइज करो, फिर पानी मिलाओ, फिर ऑक्सीडाइज करो, फिर HNO3 बनता चला जाएगा। ठीक है, तीनों स्टेप्स में हमें क्या मिला ऑर्डर, C सबसे पहले, फिर उसके बाद B, फिर उसके बाद A। तो ये है करेक्ट जो सीक्वेंस है। देख लेते हैं CBA कहाँ पर है, CBA मौजूद है ऑप्शन नंबर D में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया सवाल। तो बिल्कुल NCERT बेस्ड है, जो वीडियो आपके लिए डाला गया था पहले वो इसीलिए डाला गया था ताकि आपको मालूम पड़े कि NCERT से ही आना है CUET एग्जाम में क्वेश्चन पेपर। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन वही होंगे और वही NCERT बेस्ड होंगे, इसीलिए आपसे बार बार बोला जा रहा है कि NCERT किताब पढ़ लो, वारे न्यारे हो जाएंगे। ठीक, चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं बेटा। अगला सवाल है फिर से मैच द फॉलोइंग।
मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बहुत इजी है, सरफेस केमिस्ट्री से आया है, बहुत ही जल्दी ये वाला सवाल हम कर लेंगे, जल्दी से शुरू कर देते हैं। जेल, जेल यानी कि ये वाला जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है किसका एग्जांपल है बेटा, जेलीज का, ठीक है ना। लिक्विड किसमें डिसॉल्व हो रखा है, सॉलिड में, ओके। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात कर लूं सॉलिड सोल की, तो ये आ जाएगा बेटा आपका फोम रबर, गैस सॉलिड में डिसॉल्व हुई है। फोम की अगर मैं बात करूं बेटा, ये विप्ड क्रीम में चला जाएगा, ठीक है। और एरोसोल की बात कर लो तो ये आ जाएगा आपका फॉग में। तो ये ऑप्शंस देख लो जरा, ए का थर्ड, ओके, बी का फोर्थ, सी का सेकंड एंड डी का फर्स्ट। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। कोलॉइडल सिस्टम का प्रॉपर एक टेबल गिवन है एनसीईआरटी बुक में, वो पढ़कर जाना, एक सवाल फंस सकता है, ठीक। खैर इस साल तो ये वाला चैप्टर है ही नहीं है सरफेस केमिस्ट्री आपके सिलेबस में, है ना। आगे देखो अगला सवाल, व्हेन Ki इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन, यानी कि पोटेशियम आयोडाइड को हमने क्या किया बेटा, ऐड किया है AgNO3 सॉल्यूशन में, तो हमें बताना इनमें से क्या देखने को मिलेगा। क्या Ag पॉजिटिव आयन फ्रॉम डिस्पर्जन मीडियम वो AgI पे चिपक जाएंगे, जाके डिस्पर्स हो जाएंगे, एड्सॉर्ब हो जाएंगे। क्या पॉजिटिव चार्ज सोल बनेगा, क्या नेगेटिव चार्ज सोल बनेगा, या फिर K पॉजिटिव डिस्पर्स्ड फेज वाले वो चिपकेंगे जाके, ये हमें बताना है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि AgNO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है, AgNO3 के सॉल्यूशन में उसने बोला क्या ऐड कर रहे हैं, Ki सॉल्यूशन, इसको ऐड कर रहे हैं। अब अगर मैं आपसे आयंस पूछ लूं बेटा, आयंस, आयंस मालूम है ना इन दोनों में क्या आयंस बनते हैं, AgNO3 सिल्वर का नाइट्रेट है, यानी कि Ag पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, और यहां से बेटा पोटेशियम और आयोडाइड, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाओ और लिख दो, तो क्या बन गया, AgI, और इनको मिलाया तो ये बन गया KNO3 बेटा। अब AgNO3 का तो सॉल्यूशन पहले ही था, इसका तो सॉल्यूशन था ही। अब AgI के जो प्रेसिपिटेट्स बनेंगे इन पर जाकर Ag पॉजिटिव ही चिपकेगा। कौन चिपकेगा, Ag पॉजिटिव। क्यों, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो ये जाकर जब Ag पॉजिटिव जाकर इस पे चिपकेंगे, Ag अपने साथ कैसा चार्ज कैरी कर रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब पॉजिटिव चार्ज जाके चिपक रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट हो गया। और पॉजिटिव चार्ज जाके चिपक रहे हैं तो पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल ही तो बनेगा, कोलॉइडल सोल। तो यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों करेक्ट है, ठीक। नेगेटिवली चार्ज नहीं बन रहा है, और हमें पता है के पॉजिटिव नहीं, Ag पॉजिटिव, बिकॉज ऑफ प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। सो ए एंड बी ओनली कहां नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। सवाल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। रब करता हूं मैं इसको, फिर अपन चलते हैं अगले सवाल पर, ठीक है। एक हो गया है रब आपका, चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द फिनोमिना ऑफ एड्सॉर्प्शन, यानी कि इनमें से क्या एप्लीकेबल नहीं है, किस पर, एड्सॉर्प्शन पर। क्या क्या लिखा हुआ है, क्या ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्या एंट्रोपी चेंज नेगेटिव होता है, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी चेंज 0 से कम होता है बेटा, या फिर एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज हायर देन दैट ऑफ फिजिसॉर्प्शन। एक एक करके सभी जो भी गिवन है, जो हमें ऑप्शंस गिवन है वो हम जल्दी से डिस्कस करते हैं जरा। एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन क्या होता है बेटा, जब मॉलिक्यूल्स सरफेस पर क्या करें, आकर चिपक जाएं, है ना। जैसे हम लोग घर से बाहर निकलते हैं गर्मियों के दिनों में, बाद में अपन पोंछ के देखते हैं रुमाल पर पार्टिकल्स वो जमा हो गए होते हैं, तो वो सारे सरफेस पे क्या हो गए, दे गेट एड्सॉर्ब्ड ऑन आवर स्किन, है ना। तो जब पार्टिकल्स क्या करें, चिपक जाएं बॉडी की सरफेस पर आकर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेटा, पहले बॉडी के अंदर वाले अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं, मान लो ये अंदर वाले पार्टिकल्स हैं उसके, ठीक है, बॉडी के अंदर। अब अगर इसको मैं इस पर फोकस करूं तो जरा ध्यान से देखो, इधर 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 इधर, इसकी जो फोर्सेज है ना वो बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है ना। बट अगर आप सरफेस वाले की बात करोगे तो इसकी इधर वाला कंपोनेंट बैलेंस नहीं है, इधर वाला कंपोनेंट बैलेंस नहीं है, इधर वाला कंपोनेंट बैलेंस नहीं है ना। और बड़े बड़े जूम वाले में दिखाऊं, जो सरफेस वाला है उसका जो चीज़ें हैं वो बैलेंस्ड नहीं है बेटा, इधर इधर इधर। अब इसका बैलेंस्ड वाला कहाँ है, इसका बैलेंस्ड वाला कहाँ है ना। तो बैलेंसिंग तो है ही नहीं, इसका मतलब ये हायर एनर्जी स्टेट में मौजूद है। इधर 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 जब चिपक जाएंगे आकर सरफेस पर बेटा, जब मॉलिक्यूल्स आकर चिपक जाएंगे तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है तो बेटा क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। डेल्टा एच क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, डेल्टा एच नेगेटिव। इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी हुई, एक्सोथर्मिक बेटा, एक्सोथर्मिक।
पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, यही गलत हो गया, फिर फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो गया। यही हमें बताना था कि नॉट एप्लीकेबल कौन सा है। अब बाकी के 3 क्यों सही हैं वो भी समझ लो। देखो पहले चिपकने की जगह देख रहे हो कितनी सारी है, बट जैसे जैसे मॉलिक्यूल चिपकते जा रहे हैं बेटा, डेल्टा एस जो एंट्रोपी चेंज है वो क्या होता जा रहा है, वो भी डिक्रीज करता जा रहा है। सो एंट्रोपी चेंज इज ऑल्सो नेगेटिव, सेकंड ऑप्शन ठीक हो गया, इसके लिए एप्लीकेबल है। ओके, डेल्टा एच भी नेगेटिव है। अब थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है गिब्स फ्री एनर्जी, वो 0 से कम है। अब अगर मैं बात करूं, कोई भी प्रोसेस फिजिबली तब होती है जब गिब्स फ्री एनर्जी नेगेटिव हो। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब अगर आप ये वाली रकम नेगेटिव डाल रहे हो, डेल्टा एस को क्या डाल रहे हो, नेगेटिव, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गई। इट शुड बी सफिशिएंटली हायर नेगेटिव देन दिस टर्म, बिकॉज ये पॉजिटिव हो रहा है, तो इसको होना पड़ेगा ज्यादा नेगेटिव, बिकॉज डेल्टा एस, जैसे ही आप डेल्टा एस को डालोगे नेगेटिव, ये चीज बन जाएगी पॉजिटिव। तो डेल्टा जी को ओवरऑल कैसा होना है, नेगेटिव होना है, तो इट शुड बी सफिशिएंटली हायर नेगेटिव, ठीक है। तो डेल्टा जी हो गया नेगेटिव। उसके बाद है एंथैल्पी ऑफ केमिसॉर्प्शन इज हायर देन दैट ऑफ फिजिसॉर्प्शन। बिल्कुल, फिजिसॉर्प्शन में क्या होता है बेटा, फिजिक्स ऑप्शन में यूनिमोलिकुलर लेयर नहीं बनती, ऊपर और चिपक रहे हैं, वीक वेंडर वॉल फोर्सेस से और मॉलिक्यूल चिपकते जा रहे हैं। बट जब अपन बात करते हैं, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फिजिक्स ऑप्शन की, है ना। डिफरेंस तो पढ़ लिया ना। केमिस ऑप्शन में क्या होता है, स्पेसिफिक केमिकल बॉन्ड बनता है, तो सबके साथ तो बॉन्ड बनेगा नहीं, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ठीक है ना। तो जो एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी वो कहां पर होगी, केमिस ऑप्शन में। तो बेटा अब केमिस ऑप्शन में फिर एंथैल्पी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। केमिकल बॉन्ड बनेगा तो शुरुआत में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी एकदम हायर एनर्जी, ठीक है ना। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, एंथैल्पी कम है, 20 से 40 ही होता है, यहाँ 80 से 240 होता है किलो जूल पर मोल, ठीक। सवाल समझ में आया बेटा, ठीक है। चलिए मैं रब करता हूं, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको मालूम पड़ गया है कि कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, बिकॉज ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, एंडो नहीं है। एंडो में क्या होता है, आप खुद एनर्जी प्रोवाइड करते हो रिएक्शन में, बट यहां पर आप तो एनर्जी प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हो। जो सरफेस वाला मॉलिक्यूल था वो हायर एनर्जी स्टेट में था, ठीक है ना, एड्सॉर्प्शन की और आ गया लोअर एनर्जी स्टेट में, स्टेबल हो गया, एनर्जी रिलीज कर दी तो डेल्टा एच नेगेटिव हुआ। क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। ये चैप्टर इस साल तो है नहीं है सिलेबस में बेटा, पिछले वाला क्वेश्चन वाला भी नहीं था, सरफेस केमिस्ट्री से आया सवाल। अब इसमें देखो, इसमें जो चीजें बिल्कुल फैक्चुअल होती हैं वो आपको याद रखनी ही पड़ती हैं, ठीक है ना। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसमें अब देखो, इसमें हमें जो बताना है कि वैन आर्कल मेथड जो है किस मेटल की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज होता है, ये बताना है हमें। अब अगर हमें मालूम होगा कि यार वो जिंक के लिए यूज होता है तो बस सीधा सी जवाब है ना, इसमें सोचना विचारना क्या है। मॉन्स प्रोसेस बेटा किसके लिए यूज होती है, निकल के लिए यूज होती है। हॉल हर्नोल्ड प्रोसेस किसके लिए, एल्यूमिनियम के लिए। और जोन रिफाइनिंग अपन किसके लिए यूज करेंगे बेटा, गैलियम के लिए। तो ये हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं, ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ 2 कंपोनेंट सिस्टम एज अ फंक्शन ऑफ कंपोजिशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। क्या शो कर रहा है बेटा, यहां पर मैं मार्क कर देता हूं, ये शो कर रहा है पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब समझ रहे हो ना, सारी चीजें बढ़ने वाली हैं, राउट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा ये वाला, क्या करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले में वाकई सारी चीजें हमें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, सेकंड वाले में कम होती हुई नजर आ रही हैं, थर्ड वाले में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और फोर्थ वाले में कम होती हुई नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि डी वाला ऑप्शन निकल गया, ठीक है, बिकॉज कम हो रहा है ना, पॉजिटिव में तो बढ़ेगा वेपर प्रेशर। और कौन सा निकल गया बेटा, बी वाला ऑप्शन निकल गया। तो ये दो तो नहीं है, बचे कौन से बेटा, कौन से ऑप्शन बचे हमारे पास, ए ऑप्शन बचा है फर्स्ट वाला, और सी वाला ऑप्शन बचा है, क्योंकि दोनों में क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। अब जरा ये दोनों ग्राफ्स को आप यहां पर देखो, ये मैं बना रहा हूं बेटा ए वाला, और यहां पर अपन बना लेते हैं सी वाला। सी वाले को देख लेते हैं पहले, सामने ही आपको नजर भी आ रहा है क्योंकि अभी स्क्रीन पे। इसमें क्या है कि जो प्योर वाले हैं, क्योंकि यहां पर आपको दिया हुआ है x1 0 और x2 1, यानी कि सारे के सारे मोल्स बेटा किसके प्रेजेंट है, सेकंड वाले कंपोनेंट के। यहां x1 1 है, x2 0 है, ठीक है ना। तो इधर से इधर x1 हमने जो मोल फ्रैक्शन है वो बढ़ती हुई दिखाई है। अब दोनों का वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में क्या दिया हुआ है बेटा, सेम दिया हुआ है। जबकि अगर मैं आपको फर्स्ट वाला दिखाऊं, ए वाला, जरा उस पर ध्यान दो, ये देखो यहां पर आपको नजर आएगा कि वो सेम नहीं है, एक कंपोनेंट का ज्यादा है प्योर स्टेट वाला और दूसरे कंपोनेंट का कम है। तो x1 यहां पर है सिस्टम, यहां पर बिल्कुल सेम, x2 क्या है हमारे पास 1 है, यहां पर x1 1 है और x2 0 है। इधर साइड मोल फ्रैक्शन बढ़ती हुई नजर आ रही है, मोल फ्रैक्शन। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपोनेंट को अपन क्यों नहीं ले सकते हैं, ये वाला ग्राफ क्यों गलत है। भले ही ये बढ़ रहा है बट असल में ये तो एक ही कंपोनेंट है, कंपोनेंट डिफरेंट का है। बट यहां हमें पता लग रहा है कि वोलेटाइल कंपोनेंट जो है, ये वाला जो कौन सा वाला सेकंड वाला कंपोनेंट, ये ज्यादा वोलेटाइल नेचर का है, बिकॉज प्योर वाला वेपर प्रेशर देख रहे हो बेटा ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ये बन गया हमारे पास क्या,
x1 बढ़ रहा है, ये हो गया p1, ये हो गया p2, दिस इज pt, p1 प्लस p2। अब सारी चीजें क्या हो रही हैं, राइज हो रही हैं, राइज हो रही हैं, तो बेटा क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ बेटा, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ और सिर्फ बढ़ इसमें भी रहा है, फिर बता दूं कि दोनों ही कंपोनेंट का प्योर स्टेट वाला क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी है बेटा, और इसका ऑप्शन नंबर हमारा हो गया है आंसर करेक्ट वाला फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये भी। ये तो सॉल्यूशन चैप्टर तो देखो बेटा आपको काफी सारे मार्क्स देने वाला है सीयूईटी एग्जाम में, ठीक है ना। तो जरा अच्छे से इसको, जितने भी चैप्टर्स हैं, इनफेक्ट किस्मत वाले आप लोग तो 10 चैप्टर आ रहे हैं सिर्फ पूरी केमिस्ट्री में से, तो लगा दो पूरा जोर जितना कर सकते हो। ठीक, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है हमारे पास, द एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ग्रुप फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। ठीक है, मान लेते हैं फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक एफिनिटी किसके लिए, हाइड्रोजन, एफिनिटी मतलब प्यार, हाइड्रोजन के लिए प्यार हो रहा है कम। ठीक है, जैसे जैसे अपन फ्लोरीन से आयोडीन तक जा रहे हैं, हमें यह बताना है कि इनमें से कौन से हाइड्रोजन हैलाइड की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जरा समझो, 4 हैलोजेंस का जिक्र होता है ज्यादा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक, टॉप टू बॉटम अगर मैं बात करूं बेटा, क्या बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है। आप कहोगे सर साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। अब इनके साथ अपन हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन। एक बात बताओ बेटा कि जब ये मान लो हाइड्रोजन है, फ्लोरीन का साइज छोटा था तो उसने ओवरलैप कर लिया और बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब मान लो कि हाइड्रोजन तो उतना ही था, हाइड्रोजन थोड़ी बड़ा हो रहा है, बट जब Cl बॉन्ड बनाने के लिए आया Cl, तो उसका साइज जो था वो बड़ा हो चुका था, ओवरलैपिंग उतनी ही कम हुई। फिर सिमिलरली जब नीचे आएगा तो ब्रोमीन तो और बड़ा मिलेगा, आयोडीन तो भैया और बड़ा मिलेगा, समझ रहे हो। तो आपको क्या पता लग गया कि जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा हाइड्रोजन के साथ जो ओवरलैपिंग है वो कम होती जाएगी। अगर ओवरलैपिंग कम हो गई बेटा, तो सबसे ज्यादा वीक जो बॉन्ड है, सबसे ज्यादा वीक बॉन्ड फॉर्मेशन हाइड्रोजन की किसके साथ हुई, आयोडीन के साथ। तो यहां पर बॉन्ड को तोड़ना भी आसान है। क्या बात समझ में आ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी कम होगी, क्योंकि बॉन्ड बन ही नहीं रहा है बढ़िया। किसके साथ बॉन्ड बढ़िया बन रहा है, अगर यही सवाल में उल्टा पूछ ले आपसे, क्या कि सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड की होगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन आयोडाइड। इसमें बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी लोएस्ट। ठीक है, चलो इसको कर देता हूँ मैं रब, फिर अपन अगला सवाल देखते हैं। मज़ा आ रहा है बच्चों, एक एक सवाल, और भी वीडियो लेक्चर जो हैं वो मौजूद हैं, चैप्टर वाले भी, कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में सब अवेलेबल है। चलो अगला सवाल देखो, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और सवाल क्या है बेटा, NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग वो क्या कर रहा है, इट लाइब्रेट्स एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड वो रिलीज करेगा। हमें बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी नाइट्रोजन की उस पर्टिकुलर ऑक्साइड में। ठीक है, अब बेटा अगर तो आपको रिएक्शन याद है, एनसीईआरटी की किताब आपने पढ़ी हुई है, तो आपको रिएक्शन याद होगी कि भैया अमोनियम नाइट्रेट जब उसको हीट करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी, रिएक्शन देख लो बैलेंस्ड है। अब ये जो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड बन रहा है, सॉरी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोला मैंने पहले, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है। ये क्या है, डाई नाइट्रोजन, नाइट्रोजन तो है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, जबान नहीं फिसलती क्या, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड है बेटा ये। ठीक है, इसमें देख लेते हैं नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जवाब मिल जाएगा, है ना। देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी है, एक्स मान लेते हैं, ऑक्साइड की तो मालूम है ना, -2 इज इक्वल टू में कोई चार्ज है क्या, नहीं है, सो 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा ना। तो नाइट्रोजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है बेटा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलो इसको भी रब करता हूं मैं, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अब आप देख रहे होगे आंसर गिवन बाय कैंडिडेट, तो कैंडिडेट जो कराया सो कराया बेटा, आपको सही सीखना है, आपको सही करना है, ठीक है ना, कैंडिडेट की तरफ नहीं देखना। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। क्या बताना है हमें, स्क्वायर पिरामिडल किसका स्ट्रक्चर है, IBr दिया हुआ है, IF7 है, ClF3 है, BrF5 है। ठीक है, यानी कि ये हेलोजन के ही कंपाउंड हैं। इसमें अगर आप बेटा आयोडीन और ब्रोमीन की का स्ट्रक्चर बनाने चलोगे तो आपको ये नजर आएगा कि यार आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है और ब्रोमीन के आउटर मोस्ट में भी है, तो दोनों हेलोजेंस ना, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे। तो ये चीज इधर, ये चीज इधर, क्या आपको लगता है यहाँ से स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर निकलेगा, रिजेक्ट कर दो। IF7 देख लो बेटा, IF7, अभी आयोडीन के आउटर मोस्ट में आपको पता है कितने होते हैं, 7,
तो 7 जब होंगे तो उनमें से 5 तो भैया कैसे 5 पेंटागन बना लेंगे और एक बेटा ऊपर बॉन्ड बना लेगा। देखो 5 तो पेंटागन और एक नीचे, यहां पर भी जुड़े क्या हुए हैं, एफ ही जुड़े हुए हैं, IF7 है ना बेटा। तो IF7 में क्या हुआ है हमारे पास, 5 तो पेंटागन बन गए और 2 एक एक्सियल बॉन्ड्स हैं, यानी कि पेंटागन बाय पिरामिडल। तो ये स्क्वायर पिरामिडल तो नहीं है, दिस इज पेंटागन, पेंटागनल बाय पिरामिडल, ठीक है ना। 5 एक प्लेन में है, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, तो दिस इज पेंटागनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर। हमें तो भैया स्क्वायर पिरामिडल बताना है। ClF3 का जिक्र कर लो। अब ClF3, अब Cl के पास भी आउटर मोस्ट में तो 7 है ना, जिसमें से 3 वो कौन यूज कर रहा है, 3 तो उसके F यूज कर लेंगे। मान लो ये F से जुड़ गया, ये F से जुड़ गया और इधर भी F से जुड़ गया बेटा। अब बचे क्या है इसके पास, लोन पेयर बचे हुए हैं 2। तो क्या ये आपको स्क्वायर पिरामिडल लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो 3 तो है ही नहीं ना, ClF3 निकला, तो बचा ही कौन सा बेटा, BrF5, आंसर वही है। अब ब्रोमीन से में अगर मैं आपसे पूछूं, ब्रोमीन में भी तो 7 है ना आउटर मोस्ट में, 7 में से 5 यूज हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक मान लो इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया, एक इधर यूज हो गया, क्योंकि ये बॉन्ड शेयरिंग से बन रहे हैं सारे, ठीक है ना, और एक ऊपर यूज हो गया, तो दिस इज अ स्क्वायर और ये उसका पिरामिड, और बाकी क्या बचा हुआ है, लोन पेयर बचा हुआ है बेटा। तो सही आंसर क्या आया, स्क्वायर बाय पिरामिडल नहीं, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर क्या हुआ बेटा, BrF5, ठीक है। सारे स्ट्रक्चर्स भी समझ में आ गए बेटा। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स वाला सवाल आया था, ठीक है। चलो इसको रब करता हूँ फिर मैं। देखो सवाल इजी ही है, आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी जनरल नॉलेज, थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना है और NCERT की किताब पढ़ के जानी है। सवाल सारे इजी हैं, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, ये हो गया रब। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, उनको क्या कहते हैं। अच्छा, ये समझने के लिए अगर मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो यहाँ पे मान लो ये H है, इधर OH है, यहाँ पर ये बॉन्ड बाहर की तरफ, ये आ गया हमारा सपोज करो C2H5 और ये CH3, ठीक। किसका स्ट्रक्चर है बेटा, ये है इसका स्ट्रक्चर है। दिस इज ब्यूटेन 2-ओल, है ना, ब्यूटेन 2-ओल है कि नहीं। इसको अगर मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूं, बिल्कुल देखो C2H5 को मैं कैसे लिख सकता हूं, CH3 CH2, उसके बाद ये कार्बन है, इस पर OH है, H है, और इसके साथ ही बेटा क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो असल में ये है क्या, दिस इज ब्यूटेन 2-ओल, ठीक है। ब्यूटेन 2-ओल का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब अगर मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज देखिए, अब जो चीज़ मिरर से जितनी दूर है वो उतनी दूर नजर आएगी, ठीक। इस तरफ, फिर ये कार्बन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये वाला ग्रुप इस तरफ नजर आएगा बेटा C2H5, और ये वाला ग्रुप इधर नजर आएगा, ठीक है। तो ये हो गई उसकी मिरर इमेज। अब अगर मैं आपको कहूं कि ऐसा उठा के इसके ऊपर रख दो, क्या ये इसको ढक पाएगा, नहीं ढक पाएगा। इसका मतलब सुपर इम्पोजेबल नहीं है मिरर इमेज। मिरर इमेज कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और जब भी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होती है, क्या नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जब भी होगी, उनको हम कहते हैं एनेंशियोमर्स। जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज फॉर्म कर दें वो क्या कहलाएंगे बेटा, एनेंशियोमर्स, ठीक। क्लियर है बात, समझ में आ गया। तो ऑप्शन में कहाँ एनेंशियोमर नजर आ रहा है आपको, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ में आई बात। चलो इसको करता हूँ रब। अगला सवाल देखो, सोचो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सवाल आया और चुटकियों में सॉल्व हो गया, है ना। तो क्यों सॉल्व हुआ, बिकॉज कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर किए हुए हैं, इसलिए। अब यही चीज़ आपको एग्जाम में भी दोहरानी है। चलो देखो अब अगला सवाल बेटा। अगला सवाल क्या है, KMnO4 एक्ट्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। KMnO4 किसकी तरह बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, करता है, जानते हैं हम लोग। अब वो कह रहे हैं कि जब एसिडिक KMnO4 को Ki के साथ रिएक्ट किया जाएगा तो I नेगेटिव कन्वर्ट होके क्या बन जाएगा, ये हमें बताना है। KMnO4 कैसा है, एसिडिक बेटा। अब 2 इक्वेशंस लिखने वाला हूं मैं आपके सामने, किसके साथ रिएक्ट करना है, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। किसको, KMnO4 को। कैसा है वो, एसिडिक, यानी कि H2SO4 भी, ठीक। अब इसी को अगर मैं आयनिक फॉर्म में लिखूं, I नेगेटिव, यहां से MnO4 नेगेटिव, और यहां से क्या आएंगे, H पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। H पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा एसिड से। अच्छा, अब यहां पर बेटा देखने को क्या मिलता है, मैंगनीज का सल्फेट बन जाता है, K2SO4 बन जाता है, और बेटा साथ में आयोडीन, और यहां पर लिख रहा हूं पानी, ठीक है, ये फॉर्मेशन होगी। अब नीचे जरा आयनिक फॉर्म में देख लो, I2, यहां से मैंगनीज Mn2 पॉजिटिव में आ रहा है बिकॉज सल्फेट आयन मौजूद है, और साथ में पानी तो बनना ही बनना है भैया।
क्या रिएक्शन बैलेंस है? रिएक्शन को भैया बैलेंस करते हैं, चलो रिएक्शन बैलेंस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं लगा दूं बेटा, कितना लगा दूं यहाँ पर, रिएक्शन बैलेंस करने के लिए, अब देखो MnSO4 भी है साथ में हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर 8 लगा देता हूँ, 8H2SO4, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर क्या लगेगा, 8 टाइम्स, ये 10 टाइम्स KI कर दूँ, ठीक है, तो 5 टाइम्स I2 हो गया। तो मुद्दे की बात तो बेटा पता लग रही है, देखो 10 टाइम्स I नेगेटिव क्या बन रहा है, 5 टाइम्स I2, है ना। तो MnO4 अब K2 है, यहाँ पर 10 तो यही हो चुके हैं बेटा, KMnO4, Mn एक ही तो है और ऑक्सीजन बैलेंस करने हैं बस अब। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, K2SO4 है ही हमारे पास, तो यहाँ पर अगर मैं 2 टाइम्स कर देता हूँ और ये भी 2 टाइम्स हो जाता है, तो ये हमारी रिएक्शन जो है पूरी हो चुकी है बैलेंस। 2 है, यहाँ पर 6 और लगा दो, ठीक है बेटा, समझ में आ गया। तो आंसर क्या है आपका, I नेगेटिव किस में जा रहा है, I2, यानी कि -1 से वो 0 में चला गया, कहाँ चला गया, -1 से 0 में चला गया। इसको भी बैलेंस कर दें तो यहाँ पे 16H पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे 8 आएगा बेटा, हो गया बैलेंस, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, हाँ अब बैलेंस हो गई पूरी रिएक्शन, समझ में आ रहा है। तो जब भी एसिडिक मीडियम में KMnO4 रिएक्ट करता है किसके साथ, KI के साथ, तो I नेगेटिव वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और I2 की फॉर्मेशन होती है। I2 बेटा आपको ऑप्शन नंबर 3 में नजर आ रहा है, सही है, बिल्कुल NCERT में दी हुई रिएक्शन है ये। चलो इसको भी करता हूँ रब, ताकि अगला क्वेश्चन समझा सकूं बेटा, क्योंकि 50 सवाल आएंगे आपको किसमें, CUET में, है ना। तो एक एक सवाल मायने रखता है और आपको आगे दाखिला बढ़िया जगह दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा उसका अहम रोल है हर एक सवाल का। अगला सवाल देखो, एटॉमिक रेडियाई ऑफ जिंक एंड हॉफनियम। जिंक एंड हॉफनियम ये क्या है, सिमिलर हैं, दिस इज बिकॉज, जिंक नहीं होगा यहाँ पर, आई गेस जिरकोनियम होना चाहिए, जिरकोनियम, ZR। दिस इज बिकॉज, आंसर क्या आना चाहिए बेटा, इसमें आंसर आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज जिरकोनियम और कौन सा, हॉफनियम। जिरकोनियम का अगर मैं बात करूं बेटा, एटॉमिक नंबर होता है कितना, 40, और जो अपना दूसरा है हमारे पास हॉफनियम, उसका होता है 72। ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है, ये थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का एलिमेंट है। इसमें आगे क्या होता है, वाइटरबियम 39, है ना। इसके ऊपर अगर मैं बात कर लूँ बेटा 21 वाला स्कैंडियम, इसके बाद वाला 22 वाला स्कैंडियम के बाद होता है टाइटेनियम, इधर कौन होता है 57 वाला लेंथेनम। अब आपको पता है कि लेंथेनम के बाद वाले 58 से लेके 71 वाले, यानी कि जो 71 कौन है, ल्यूटिटियम, ये 14 इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कहाँ भरते हैं, 4f वाले शेल में, 4f14, है ना। तो 4f जो होता है इसका शील्डिंग इफेक्ट, क्या शील्डिंग इफेक्ट, ये होता है बहुत ज्यादा कम। आपको पता है शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, S का सबसे ज्यादा, फिर P का, फिर D का, फिर F का। तो F वाले पुअर शील्डिंग इफेक्ट वाले होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो जब नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, नया इलेक्ट्रॉन ऐड होता जाता है, उसको शील्डिंग नहीं मिलती, किनके द्वारा, 4f के द्वारा। इसीलिए साइज ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, सेम, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी तो पढ़ा तो जरूर होगा बेटो, है ना। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ, अगला सवाल देखेंगे फिर। अब जो जो चीज़ें समझा रहा हूँ एक एक चीज़ समझ लो, और उस हिसाब से अब चैप्टर की एक क्विक रिवीजन भी खुद लेना NCERT से कि हाँ कैसे पूछी जा रही हैं चीज़ें, है ना। देखो अब अगला सवाल, अगला सवाल क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन DNA। इनमें से कौन सा बेस DNA में प्रेजेंट नहीं होता है। DNA में देखो बेटा 4 टोटल नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, है ना। उनका मैं सिंबल लिखूं, ADCT। अब आप देख लो यहाँ पर क्या क्या मौजूद है, A वाला मौजूद है एडेनिन, C वाला मौजूद है साइटोसिन, T वाला मौजूद है थायामीन, तो गुआनिन नहीं दिया हुआ है, ये वाला मिसिंग है, और इसकी जगह गलत कौन सा दे दिया है, यूरासिल। तो 4 नाइट्रोजन बेसिस जो प्रेजेंट होते हैं वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लिख दिए हैं बोर्ड पर, और यूरासिल ये प्रेजेंट नहीं होता है DNA में। समझ में आ गई बात बेटा, ठीक है। चलो मैं करता हूँ रब, ये हमारा था 20th क्वेश्चन। 20 सवाल कर लिए बेटा हम लोगों ने, और आपने देखा कितनी जल्दी फुर्ती से और सब चीज़ें कितने अच्छे से बढ़िया तरीके से समझ भी आ रही हैं। चलो अगला सवाल क्या है बच्चों, अगला सवाल है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ डाईवेलेंट आयन। डाईवेलेंट आयन का मैग्नेटिक मूवमेंट हमें बताना है, और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है उसका कितना, 25, और 4 ऑप्शंस गिवन है बेटा। जल्दी से जरा ये सवाल समझो, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। अभी एटॉमिक नंबर आपको दे दिया गया है 25 के हिसाब से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो आर्गन तक 18 भर गए, 4s2 3d5। आपको मालूम भी होगा 25 है किसका, मैंगनीज का, ठीक है बेटा, 4s2 3d5।
अब 2 पॉजिटिव डाईवेलेंट आयन बोला ना, डाईवेलेंट यानी कि Mn2 पॉजिटिव, 2 अगर निकाल दिए यहाँ से तो 4s आउटर ऑर्बिटल से खाली हो गए, बचा क्या फिर 3d5, यानी कि आपके पास बेटा 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। कितने? 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 5। हमें निकालना क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट ऑफ n इंटू एन प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, है ना। अब n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो है 5। पुट कर दो बेटा, 5 इंटू 5 प्लस 2। कहाँ नजर आ रहा है बेटा आपको? ऑप्शन सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा होगा आपको। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 5 इंटू 5 प्लस 2 स्क्वायर रूट में बोहर मैग्नेटॉन। क्लियर है बेटा? आगे सॉल्व कर लेते तो रूट 35 आंसर आ जाता है इसका, है ना। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो इसको करते रब, फिर चलते अगले सवाल की तरफ। इसको करते रब, चलते अगले सवाल की तरफ। वाह, ये भी राइमिंग हो गई। खैर देखिए अगला सवाल बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कलर्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अब हमें ये बताना है कि इनमें से कौन कौन से आयंस कलर्ड होंगे। एक एक करके बेटा सबकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के देख लेते हैं। Mn2 पॉजिटिव अभी लिख के देखी थी बेटा, Mn2 पॉजिटिव। सबसे पहले Mn2 पॉजिटिव की लिखते हैं। आर्गन 2 चले गए तो 3d के 5 बचे, 25 होता है ना बेटा। क्या ग्राउंड स्टेट की भी लिख दूं? ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? ये आर्गन 4s2 3d5। क्लियर है? 2 निकल गए हैं। अब स्कैंडियम देख लो बेटा, स्कैंडियम 21 होता है एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d1। अब 3 पॉजिटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए वैलेंस वाले, ये तीनों बचे ही क्या बेटा? आर्गन 4s में 0 रह गया, 3d में भी 0 रह गया भैया। अच्छा इसके बाद जिंक का जिक्र कर लेते हैं बेटा। थर्ड पे हमें क्या दिया हुआ है? जिंक का होता है एटॉमिक नंबर 30, आर्गन 4s2 3d10। हमें बोला जिंक 2 पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव में 4s वाले गायब हो गए, बचा क्या? 3d10, पूरा d ऑर्बिटल भरा हुआ बेटा। उसके बाद बेटा कोबाल्ट CO2 पॉजिटिव, ठीक है। कोबाल्ट वैसे कितना होता है इसका एटॉमिक नंबर? 27, तो आर्गन 4s2 3d7। अभी 2 पॉजिटिव में 4s वाले गायब, बचे कितने? 3d7। उसके बाद आयरन का जिक्र कर लेते हैं, 26 होता है बेटा एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d6। बट हमें Fe3 पॉजिटिव का देखना है। किसका? Fe3 पॉजिटिव। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं इसमें से, 2 ये चले गए, एक यहाँ से चला गया, 3d में 5 बचे। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं मैंगनीज में d में कितने बचे हुए हैं? मैंगनीज में d में बचे हुए 5 इलेक्ट्रॉन। अगर मैं पूछूं स्कैंडियम वाले में कितने बचे हैं d में? कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा। जिंक वाले में क्या हिसाब है? जिंक वाले में पूरा भरा पड़ा है, 10 इलेक्ट्रॉन है बेटा, ठीक है। कोबाल्ट का जिक्र कर ले, कोबाल्ट में कितने हैं? 7 हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और आयरन में 5 है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल होती है कलर के लिए। अब डी ट्रांजिशन बेटा किस में नहीं हो सकती? इस वाले में नहीं हो सकती, और जो पूरा भरा हुआ है उसमें पॉसिबल ही नहीं है। इनमें क्या पॉसिबल नहीं है? डी ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन नहीं हो सकती। एक में तो डी है ही खाली और एक में पूरा ही भरा हुआ है, ठीक है ना। बट बाकियों में डी ट्रांजिशन पॉसिबल है, तो वो हुए कलर्ड और बाकी के हुए नॉन कलर्ड। हमें तो कलर्ड वाले बताने हैं बेटा। तो हमारा ए कलर्ड हुआ, हमारा डी कलर्ड हुआ और हमारा ई कलर्ड हुआ। ए डी ई कहाँ नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। इजी सवाल है ना, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी और हमें जवाब मिल गया। चलो इसको भी करते हैं रब, फिर चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। चलो ये हो गया हमारा रब। अब देखते हैं बेटा कि अगला सवाल क्या है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पूछी गई है कोबाल्ट की। इसमें डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हमारा दिया हुआ है और हमसे पूछा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिया हुआ है? कॉम्प्लेक्स CONH3 कोबाल्ट NH3 और 3 पॉजिटिव, ठीक है। आयन दिया हुआ है हमें ऑक्टाहेड्रल। अच्छा अभी अगर मैं बात करूं इसमें तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है बेटा, 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें 6 है। नाउ NH3 इज अ न्यूट्रल लिगेंड। क्या इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपको मालूम है? 0। अब मुझे इसका पता करना है, तो x + 6 × 0 = मैं क्या लिख दूंगा बेटा? जो कॉम्प्लेक्स का चार्ज है ना। तो यहां से x क्या निकल के आ गया? +3। दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है। चलिए तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, +3 वाला। इसको करते हैं रब बेटा और फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ बेटा। ये हो गया हमारा रब। चलिए अब अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आउट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयंस वी हैव टू आइडेंटिफाई हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। कैसे?
हेट्रोलिप्टिक। अब दो तरह के कॉम्प्लेक्स होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, पिछले सवाल दोनों किससे थे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, डी एंड एफ ब्लॉक से। अच्छा, अब यहाँ पर हमें 5 कॉम्प्लेक्स दे दिए गए। हम जानते हैं कि दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस मौजूद होते हैं, एक होते हैं होमोलिप्टिक, कौन से, एक होते हैं होमोलिप्टिक और दूसरे होते हैं बेटा हेट्रोलिप्टिक, हेट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। अब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, होमो मतलब जिसमें कि सेम लीगेंड जुड़ा हो, हेट्रो मतलब जिसमें अलग अलग लीगेंड जुड़े हों, डिफरेंट लीगेंड्स। अब जो हमें दिए हुए हैं हम उनमें चेक कर लेंगे। सबसे फर्स्ट वाला अगर मैं देखूं उसमें क्या दिया हुआ है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ 5 NH3 है और एक कार्बोनेट है। तो क्या ये होमोलिप्टिक हुआ? क्या ये होमोलिप्टिक हुआ? नहीं हुआ। ये कैसा हुआ? हेट्रोलिप्टिक, बिकॉज लीगेंड क्या है बेटा, अलग अलग है। अगला देख लो, कोबाल्ट के साथ 4 NH3 है, 2 Cl2 हैं, तो ये भी कैसा हुआ? हेट्रोलिप्टिक, बिकॉज लीगेंड्स अलग होने चाहिए, अमाइन है और साथ में क्लोरीन वाला लीगेंड है ना, क्लोराइडो। तीसरे में देखते हैं CONH3 होल 6 3 पॉजिटिव, सबके सब 6 के 6 लीगेंड एक जैसे हैं, कैसा कॉम्प्लेक्स हुआ ये? सी वाला कैसा हुआ? सी वाला हुआ होमोलिप्टिक। फोर्थ वाला देखो डी, डी क्या दिया हुआ है? COCl2 EN होल ट्वाइस पॉजिटिव, यानी कि क्लोराइडो है, इथाइलिन डाइअमीन है ना, बाइडेंटेड लीगेंड होता है, तो अलग अलग लीगेंड हो गए, डिफरेंट लीगेंड, तो इसका मतलब ये हेट्रोलिप्टिक हुआ। बचा कौन सा? ई वाला, COEN होल थ्राइस 3 पॉजिटिव, तो आपको भी मालूम पड़ रहा है इसमें तीनों ही क्या है? इथाइलिन डाइअमीन, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये भी बाइडेंटेट है क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिखोगे इसका, बट ये है कैसा? दिस इज होमोलिप्टिक। तो हमें हेट्रो वाले बताने थे, हेट्रो वाले कौन कौन से हैं? ये वाला है, ए वाला है, बी वाला है और बेटा डी वाला है। ए, बी एंड डी किस ऑप्शन में नजर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इजी है सवाल, ये तब इजी लग रहे हैं जब हमने कंसेप्ट जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। तो अभी के अभी ये करने के बाद एक बार फिर से आपका क्या काम होगा बेटा, सभी चैप्टर्स की एक बार NCERT बुक से रीडिंग जरूर लेनी है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज, ठीक है ना, सबसे ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीसीज कौन सी हैं? और 4 कॉम्प्लेक्स स्पीसीज हमारे सामने मौजूद है, ज़रा देख लेते हैं एक बार कि इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर हम सिर्फ लीगेंड्स कंपेयर करें, सबसे पहले वाले में बेटा लीगेंड क्या है? NH3, सेकेंड में है CN, थर्ड पर है C2O4 ऑक्सीलेटो वाला, एंड यहाँ पर बात कर लेते हैं 2 नेगेटिव होता है। तो 2 बेटा हमारे पास क्या है? न्यूट्रल लीगेंड्स हैं और 2 हमारे पास क्या हैं? एनायनिक लीगेंड्स हैं। बट अगर हम इनको दूसरी कैटेगरी में डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये तीनों क्या हैं? ये हैं मोनोडेंटेट, दीज आर मोनोडेंटेट लीगेंड्स। इसका मतलब इनके पास सिर्फ और सिर्फ एक डोनर एटम है। एंड दिस ऑक्सीलेटो, दिस इज बाइडेंटेट, ये क्या है? बाइडेंटेट लीगेंड है, इसके पास 2 डोनर एटम है बेटा, ठीक है। अब ऑक्सैलिक एसिड आप लोग जानते ही हो, COOH, जब ये 2H पॉजिटिव रिलीज करता है तभी तो बनता है COO नेगेटिव, ठीक है कि नहीं बेटा? तो ये है हमारा ऑक्सीलेटो आयन, और जब आप इसको आयरन के साथ इस कंपाउंड में जिसका स्ट्रक्चर होता है वो जरा देख लो ध्यान से, बिकॉज ये बाइडेंटेट है तो 3 हैं लीगेंड्स 3, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है बिकॉज डोनर एटम सबके साथ 2 लगे हैं, ठीक है ना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा बेटा, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कैसे देखने को मिलेगा हमें? O, दोनों डोनर एटम साथ में COO, फिर COO, सिमिलरली बेटा यहाँ पर जोड़ो COO एंड साथ में COO, एंड वही चीज़ बेटा यहाँ पर भी देखने को मिलेगी, सही है। सो दिस इज द कॉम्प्लेक्स। तो जब ये आप देख पा रहे हो यहाँ पर रिंग्स बन रही हैं, और रिंग्स की वजह से कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा? चीलेट इफेक्ट, जो कि प्रोवाइड करता है बेटा क्या? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। इसलिए ये वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। इजी क्वेश्चन है, तो इसमें कौन सा आंसर आ गया बेटा? अपना आंसर आ गया हमारे पास थर्ड ऑप्शन, ठीक है। चलिए इसको मैं करता हूँ रब, और हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी से इसको किया जाए रब। चलो ये हो गया रब, अब चलते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या है। देखो अगला सवाल है बेटा आपके सामने, विच काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट बिटवीन दीज कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स बेटा आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं? ये कंपाउंड्स दिए हमें। अब इन कंपाउंड्स को हम एक बार लिख लेते हैं और देख लेते हैं कि कैसे कंपाउंड्स हैं, और 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं, जल्दी से आंसर निकाल देंगे। देखिए CONH3 होल 6 एंड साथ में है CrCN6। इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ जो आगे दूसरा उसका आइसोमर दिया हुआ है, CrNH3 होल 6 एंड COCN6। बेटा आप देख पा रहे हो इसमें क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है लीगेंड्स का। यहाँ पर 6 NH3 लीगेंड्स किसके साथ जुड़े हैं बेटा? CO3 पॉजिटिव के साथ, ठीक है। और
6 CN वाले लिगेंड्स किसके साथ जुड़े हैं बेटा, Cr3 पॉजिटिव के साथ। ठीक है कि नहीं है, समझ में आ रही ना बात। यहां पर ये इसके साथ जुड़े, और नीचे देख लो, नीचे बेटा उल्टा हो गया, यहाँ Cr के साथ कौन जुड़े थे, 6 CN नेगेटिव, नीचे क्या हो गया, Cr के साथ बेटा जुड़ गए हैं 6 NH3। लिगेंड्स का क्या हो रहा है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ देखिए CN Cr के साथ जुड़ा हुआ था, बट आइसोमर में किसके साथ जुड़ा हुआ है, CO के साथ जुड़े हुए हैं 6 CO3 पॉजिटिव के साथ। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म हो गया बेटा ये, इस तरह के आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। सिर्फ NH3 CO के साथ था, बट यहाँ पर आप देखोगे NH3 Cr के साथ है, CN Cr के साथ था, बट यहाँ पर CN CO के साथ है। ठीक, समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। अब देख लो आइसोमेरिज्म से सवाल जो है वो आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो चाहे हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म वही होता है हाइड्रेट वाला, है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड, आयनाइजेशन, जब डिफरेंट आयंस बनते हैं, ठीक है ना बेटा। तो ये सभी आइसोमेरिज्म्स के टाइप्स जो है वो जरूर पढ़कर जाइएगा। चलो अगला सवाल देखो जरा, जो आया हुआ है पेपर में। अगला सवाल है आपके सामने, मैच द फॉलोइंग। जरा इसको थोड़ा सा मैं पीछे कर दूं ताकि चारों ऑप्शंस भी आपको साथ में नजर आ जाए। हाँ, अब 4 कंपाउंड्स दिए हुए बेटा और साथ में हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले इन कंपाउंड्स में कन्फिग्रेशन के तौर पर देखना पड़ेगा कि बन क्या रहा है। सारे कंपाउंड्स बारी बारी कंपेयर करेंगे। देखो COF6 ये गलत दिया हुआ है कंपाउंड, यहाँ पर 3 नेगेटिव भी आएगा, COF6 और साथ में यहाँ पर आएगा बेटा 3 नेगेटिव, बिकॉज इसके बिना बात नहीं बनेगी, 3 नेगेटिव भी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अब अगर COF6 3 नेगेटिव है ये, तो यहाँ से अगर आप इसकी कन्फिग्रेशन निकाल के ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल कर देखोगे ना बेटा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाला है +3। ठीक है, कोबाल्ट +3। तो कोबाल्ट में वैसे अगर हम बात करें 27 होता है इसका एटॉमिक नंबर, आर्गन 4s2 3d7 होता है बेटा। और अगर आप CO3 पॉजिटिव देख रहे हो तो 3, 2 ये चलेगा, 1 ये चला गया, 3d में कितने बचे बेटा, 6। यानी कि मेरे पास कोबाल्ट में D के कितने मौजूद हैं, D में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, CO उसके बाद 6। उसके बाद बेटा 4s खाली हो गया है, 4p भी खाली पड़ा है और 4d भी खाली है। इतना ही बनाता हूं ताकि वो छुपे ना पीछे। ठीक, 4d भी खाली है। अब बेटा यही चीज जरा आप देखो, नीचे CONH3 होल 6 साथ में 3 पॉजिटिव है ना। इसमें भी बेटा कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो भी 3 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि NH3 तो हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है। पर F नेगेटिव और NH3 में से अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है, NH3। अगर NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बेटा, तो वो क्या करेगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। कौन, NH3 जो है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा। उसने करवा दी पेयरिंग, तो 2 उसको ऑर्बिटल यहां से खाली मिल गए और उसने बाकी के जो ऑर्बिटल्स थे 4 वो यहां से ले लिए। तो यहां पर उसने इलेक्ट्रॉन दिए, यहां दिए, यहां दिए, यहां और यहां। तो बेटा यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स कौन दे रहा है, NH3। कौन दे रहा है बेटा, NH3। तो 6 लिगेंड्स आके जुड़ गए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स उन्होंने डोनेट किए। तो इस हिसाब से अगर आप कन्फिग्रेशन देखोगे, 3D के 2 यूज हुए, 1 S का यूज हुआ और 3 P के यूज हुए, D2sp3। ये कैसा कंपाउंड हुआ बेटा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हुआ। ये लो स्पिन बिकॉज इसमें आपने इनर ND ऑर्बिटल जो है N-1D इनर वाला लिया है, आउटर वाला नहीं लिया है। बट यहां पर किसके केस में बेटा, F के केस में, जब फ्लोराइड हो आपका लिगेंड है, यहां पर देगा वो इलेक्ट्रॉन, फिर ये वाले, उसके बाद ये 2, यहां सब जगह पर कौन, F नेगेटिव जो है वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। कौन दे रहा है बेटा, F, है ना। तो इस हिसाब से कन्फिग्रेशन क्या बनी, sp3d2। और ये कैसा हुआ बेटा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या कह लो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। रीजन यहां पर आप देख सकते हो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां बेटा कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये तो कंपाउंड ही हमारा कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। वो कैसा है, पैरामैग्नेटिक। इसके हिसाब से जरा देख लो फिर, CONH3 होल 6 में बेटा क्या निकल के आई है, D2sp3। कहां नजर आ रही है, D2sp3 ऊपर नजर आ रही है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया वो, सही है। उसके बाद sp3d2 और हाई स्पिन ये नजर आ रहा है, तो A का हो गया सेकंड। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है तुम्हें, C का थर्ड और A का सेकंड। C का फर्स्ट और A का सेकंड मुझे B ऑप्शन में नजर आ रहा है, B ऑप्शन में। तो इसका मतलब बेटा क्या हुआ, इसमें ऑटोमेटिकली हमें पता लग रहा है कि D का होगा फोर्थ और ये हो जाएगा ये। क्योंकि देखो 1-2 कॉम्प्लेक्स भी आते हो तो भी निकल जाता है, और बाकी के दोनों कॉम्प्लेक्स समझने हैं वो भी मैं समझा देता हूँ। देखो इसको कर देता हूँ, ये सारे कॉम्प्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बेटा। सभी कॉम्प्लेक्स जो हैं अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट हैं ये, और जितने NCERT में कॉम्प्लेक्सेज आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के दिए हों वो सारे ही रिवाइज कर लेना, ठीक है ना।
चलो ज़रा अभी मैं बाकी के दोनों भी समझा देता हूँ कि उनकी कन्फिग्रेशन वो कैसे बनी। देख लो ध्यान से, यहाँ पर एक में है बेटा NiCl4 2 नेगेटिव और दूसरी तरफ है NiCO4। यहाँ कार्बोनिल है, ये कोबाल्ट नहीं है, ठीक है ना। कार्बोनिल सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है। यहाँ से अगर आप x निकालोगे 4 × -1 तो बेटा यहाँ से x आएगा +2, यानी कि निकल 2 पॉजिटिव है। ये निकल होता है 28 बेटा, 2 चले गए, 4s में 0 बचा, 3d हो गया 8, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन स्टेट ही 0 है, बिकॉज कार्बोनिल जो है वो कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, और इक्वल टू में कोई चार्ज भी नहीं है बेटा। तो निकल यहाँ पर तो भैया 28 वाला ही प्रेजेंट है। आर्गन 4s2 3d8, फर्क नजर आ रहा है, एक में 4s0 है, एक में 4s2 है, और 3d8 पीछे छिप गया, यहाँ लिख देता हूँ 3d8, ठीक है। अभी भी नहीं दिख रहा क्या, थोड़ा इधर लिख देते हैं फिर 3d8, इसको कर देते रब। चलो अब देखो बेटा 4s0 3d8, ये रहा मैंने बनाया 3d, 8 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं इसमें, 6 7 8, 4s खाली है, 4p भी खाली है बेटा। यही काम यहाँ भी करते हैं, 3d में अपन 8 भर देते हैं, 4s में 2 और 4p खाली, ठीक है। समझ लेना, ये 4s है, ये 4p है, उसके पीछे जा रहा है, इस तरफ बना देता हूँ, है ना, उसके पीछे जा रहा है, ये इधर बना देता हूँ 4p, ठीक है। अब ठीक है, अब ये वाली चीज़ नहीं नज़र आएगी, इससे रब करता हूँ मैं। उंगली से एक्चुअली रब होता नहीं है, बोर्ड जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया वाला है, तो इसको चाहिए ही है, उंगलियों से नहीं काम बनता यहाँ पर। इसको भी अपन रब कर देते हैं, और देखो ये हो गया बेटा 4s, ये हमारा 3d, ये है 4p, ठीक है। सिमिलरली दिस इज 3d, दिस इज 4s, दिस इज 4p, ठीक है। अब आपको मालूम है कि भाई ये तो वीक फील्ड लिगेंड है, अगर वीक फील्ड है तो ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, पेयरिंग नहीं करवा पाएगा तो कौन से ऑर्बिटल्स यूज कर लेगा, ये वाले ऑर्बिटल्स, यहाँ पर Cl ने, यहाँ पर Cl ने, यहाँ पर Cl ने, चारों जगह दे दिया, sp3 बन गया। अब ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड, कौन, CO, स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ये पेयरिंग करवाएगा, और ऐसी पेयरिंग करवाएगा कि 4s को भी उठा के वहां पहुंचा देगा। तो क्या देखने को मिलेगा अपने को देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो उसने क्या करवाया, इनको पेयर करवाया, और फिर s को भी पहुंचा दिया यहाँ पर। तो कौन कौन खाली हो गए उसके पास, कौन कौन से खाली हो गए, 4s खाली हो गया बेटा, और 4p भी खाली हो गया। 4s और 4p खाली हो गया ना, इसको नीचे ही बना देता हूँ मैं। 4s और 4p क्या हो गया, बिल्कुल उसके पास अभी मौजूद है। यहाँ पर देखो ये 4s भी खाली है और 4p भी खाली है, क्योंकि पेयरिंग होगी है ना। आप सोचो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले भी इधर ही पहुंच गए, पहले ये दोनों पेयर हुए, ये खाली हुआ, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स भी इधर आ गए, सही है। तो 3d पूरा भर गया, और यहाँ पर अब कौन दे देगा आकर इलेक्ट्रॉन, डोनेट करेगा CO, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए। अभी कन्फिग्रेशन तो बेटा इसकी भी sp3 बनी, यहाँ भी CO लग रहा है, ये भी CO हर जगह दे रहा है। अब पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 0 हैं, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं, तो ये कैसा हुआ, हाई स्पिन वाला हुआ, और यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए आपने देखा ना, यहाँ पर मैंने क्यों इसको 4 से जोड़ा है, sp3 नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, समझ में आ गया सवाल। तो कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से सवाल आ सकते हैं, ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये चैप्टर जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। सबसे पहली बात, कुछ एक थ्योरीज हैं, ये चैप्टर में आप मान के चलो कि लेंथ ही कम है, बट सवाल एक से एक बन सकते हैं, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया वाले। तो इसलिए ये ज़रूर चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, आपको ये 3 से 4 सवाल दे सकता है पेपर में। चलिए देखो जरा अब अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पर हमें इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। चारों चीज़ें ज़रा एक एक बार कंपेयर कर लेते हैं। ये हैं हमारे कंपाउंड्स, एक बार इनको यहाँ पर आप देख लो स्क्रीन पर, आपको अपने आप भी मालूम पड़ेगा। सबसे पहला कंपाउंड क्या बेटा, ए वाला, CH3CH2CH2Br, यही है ना, सॉरी एक और CH2 है, Br बाद में है, एक और CH2 है, ये हटा देता हूँ मैं, और CH2 के साथ फिर Br है, दिस इज CH2 और Br, यानी कि ये क्या दिया हुआ है बेटा, ब्रोमोब्यूटेन है ना, 1 ब्रोमोब्यूटेन है। दूसरा कंपाउंड अगर आप देखोगे तो CH3CH2CH2Br, ये ब्रोमोप्रोपेन दिया हुआ है बेटा। थर्ड वाला अगर अपन देखें, ये B वाला था, ये C वाला है। C वाले में आप देख सकते हो ये तो CH3CH2Br दिया हुआ है, CH3CH2Br है ना, CH3 है, फिर CH2 है और Br है। अच्छा, फोर्थ वाले में आप देखिए CH3 और Br। क्या आपको A और D में कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है बेटा? अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि कार्बन गिन लो, कार्बन आप कहोगे सर 4 कार्बन है, मैं कहूँगा हाइड्रोजन गिन लो, 3 2 5 2 7 2 9 और Br। मैं कहूँगा कि यहाँ पर भी कार्बन गिनो, तो तुम कहोगे सर 4 कार्बन है, हाइड्रोजन गिनो, 9 हाइड्रोजन है और Br। क्या ये दोनों आइसोमर है?
बिल्कुल आप कहोगे सर आइसोमर हैं दोनों के दोनों, पर ये ब्रांचिंग यहाँ पर हो गई और ये लीनियर वाला, और आपको पता है कि लीनियर वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होता है बिकॉज उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है। ठीक, तो ये तो हमें मालूम पड़ गया कि ए का किससे ज़्यादा होगा, डी से ज़्यादा होगा। अब उसके बाद आप सिंपल बॉइलिंग पॉइंट जो बता सकते हो मॉलिक्यूलर मास के ऑर्डर पर बता सकते हो, इसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है तो फिर ये आएगा अब, और उसके बाद फिर आएगा ये वाला लास्ट में सी। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना था तो ए डी बी सी, ये आ गया हमारा डिक्रीजिंग वाला ए डी बी सी। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बेटा, सवाल पता लग गया ना कि हमें बॉइलिंग पॉइंट अगर बताना होगा तो आप क्या करोगे, या तो सबसे पहले आप देख लो कि मॉलिक्यूलर मास अगर सेम मिले जैसा कि इस आइसोमर में मिल रहा था, उसके बाद आप ब्रांचिंग चेक कर लो। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का ऑर्डर आ जाएगा आराम से, बॉइलिंग पॉइंट फिर पता लग जाएगा जैसे ही मॉलिक्यूलर मास पता लगेगा। चलिए अगला सवाल करते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला सवाल है आपके सामने, आइडेंटिफाई द करेक्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन। ये हमें 4 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं और सही स्ट्रक्चर बताना है। ज़रा इसका मैं जूम कम कर दूं ताकि एक ही बार में आपको चारों नज़र आ जाएं स्ट्रक्चर। क्या आ पाएंगे वो, आ तो गए, विजिबल भी हैं, है ना। अब क्लोरोबेंजीन के बेटा हमें क्या बनाने हैं, स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो अपन बना लेते हैं खुद से, उसके बाद चेक कर लेंगे कि कौन सा मैच हो रहा है। Cl में आपको पता है कि 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, एक के थ्रू ये जुड़ा हुआ है। अब इसको भेजा इधर, ये शिफ्ट हुआ इधर, तो क्या देखने को मिला बेटा, सबसे पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें अपने को मालूम पड़ा कि यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, ये Cl और साथ में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये आ गया पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर आप इसको शिफ्ट करोगे आगे और ये होगा फिर इधर शिफ्ट। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, अगला मैं बनाने जा रहा हूँ, ये आ गया यहाँ पर, ये आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज और Cl के साथ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अच्छा अब ये चीज़ इधर शिफ्ट हुई और फिर ये यहाँ पर गया, तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिला हमें। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, जिसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पर और नेगेटिव चार्ज कहाँ पहुँच गया बेटा, नेगेटिव चार्ज पहुँच गया है अगले वाले कार्बन पर, इस वाले पर। डबल बॉन्ड में Cl है और पॉजिटिव चार्ज है। लास्ट में फिर से क्या होगा, ये चीज़ इधर शिफ्ट और ये वापसी Cl के पास चला गया इलेक्ट्रॉन, और हमें देखने को मिला फिर से क्लोरोबेंजीन, यहाँ 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 और Cl। क्या आपको इसमें और इसमें कुछ फर्क दिख रहा है, जहाँ पर पहले डबल बॉन्ड थे अभी वहाँ पर सिंगल हो चुके हैं। बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का ये सिंपल सा फंडा है, बेंजीन में जब भी आप करते हो तो जहाँ डबल बॉन्ड हो वहाँ अगर सिंगल बॉन्ड आपके हो गए, दोबारा से आप पहुँच गए हो वहीं पर, ठीक है ना, तो आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक हैं। अब जरा इनमें से अपन कंपेयर कर लेते हैं एक एक करके। अब जरा जूम करता हूँ मैं और एक एक करके आप देखना कि कौन सा जो है मैच कर रहा है। सबसे पहले में आप देखो Cl नेगेटिव है, क्या इनमें किसी पर भी Cl नेगेटिव है, नहीं है, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन तो निकल गया, ये तो है नहीं, है ना, इसको अपन बाहर कर देते हैं रेस से। अगला देखते हैं, अगला क्या है, Cl पे पॉजिटिव और उसके साथ वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। Cl पर पॉजिटिव और साथ वाले ऑर्थो पोजीशन वाले कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, बिल्कुल है इसमें, तो ये वाला तो है हमारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो गया बेटा। बाकी के दोनों तो देखने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज सही आंसर मिल चुका है। फिर भी अपन देखेंगे, और देखिए यहाँ पर Cl पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव हो नहीं सकता, Cl पे पॉजिटिव चार्ज है, बट ऐसा कोई कंपाउंड जो है बीच में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी। हम कैसे बना पाए, बिकॉज बेटा हमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बनाने आते थे। तो रेजोनेंस से भी सवाल आ सकता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स चैप्टर में से, ठीक है ना। चलो ये करता हूँ मैं रब, फिर अपन देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। ये हो गया रब, चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गिवन बिलो आर द 3 स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व फॉर कन्वर्जन ऑफ एल्कीन इनटू एल्कोहल। यानी कि एल्कीन से एल्कोहल बनाने के 3 स्टेप्स हमें दिए हुए हैं और हमें क्या उनको अरेंज करना है करेक्ट सीक्वेंस में। अब करेक्ट सीक्वेंस समझते चलो एक एक करके, उसके बाद अपन लिख देंगे। एक बात देखो, अब सबसे पहले तो बेटा हमें ये पता होना चाहिए कि एसिडिक मीडियम में जब पानी की रिएक्शन होगी तो हाइड्रोनियम आयन तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो एल्कीन का कहाँ पर जिक्र है, इन 3 ऑप्शन में से सी ऑप्शन में जिक्र है कि सबसे पहले प्रोटोनेशन करवाई जाए बाय इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O पॉजिटिव। तो सबसे पहला स्टेप कौन सा हो गया, स्टेप 1 हो गया बेटा सी। हमने क्या किया, एल्कीन, कोई भी जनरल एल्कीन ले लेते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक किस पर होगा बेटा, H3O पॉजिटिव पर। किस पर, H3O पॉजिटिव पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा, ये हो जाएगा अलग। तो फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बोकटायन की। सी पॉइंट में लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ, कार्बोकटायन बन गया, H इसको मिल गया और यहाँ पर 2 तो थे, ये बन गया कार्बोकटायन हमारा। अब कार्बोकटायन बनने के बाद देख रहे हो बेटा कार्बोकटायन का जिक्र कहाँ है, ए ऑप्शन में। तो अगला स्टेप कौन सा हो गया, स्टेप नंबर 2 हो गया ए ऑप्शन। स्टेप 2 इज
ए, जहां पर क्या लिखा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का, किस पर, कार्बोकटायन पर। ठीक है, करवा देते हैं न्यूक्लियोफिलिक अटैक। देखिए ये हमारे पास कार्बोकटायन ऑलरेडी फॉर्म हो रखा है और वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक यानी कि H2O है ना। तो वाटर का न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस पर, तो हमें क्या देखने को मिलेगा बेटा, कंपाउंड ये बन जाएगा हमारे पास, ये तो कुछ था ही नहीं यहाँ पर, अपनी मर्जी आप कुछ भी जोड़ सकते हो, OH2 पॉजिटिव है ना, यहाँ पर आ गया ये चीज़। क्या ये बात समझ में आ रही है? और जैसे ही बेटा आपका ये वाला कंपाउंड बन गया है, फिर विच रिजल्ट्स इन डीप्रोटोनेशन। अब अल्कोहल बनाने के लिए हमें डीप्रोटोनेशन करना है, तो आखिरी स्टेप हमारा बच गया, स्टेप नंबर 3 इज बी। ठीक है, डीप्रोटोनेशन कर देंगे इसकी, जो फॉर्मेशन हुआ था H यहाँ पर है और साथ में क्या है हमारे पास, O पे पॉजिटिव है, इधर भी H है, इधर भी H है। यहाँ आप कोई भी कंपाउंड जोड़ सकते हो, ठीक है ना, R डैश कुछ, कोई भी अल्काइल एराइल ग्रुप ले लो। खैर, तो H2O आया और उसने क्या किया, H ले लिया और ये हुआ इधर शिफ्ट, तो ये हो गया H और यहाँ पर देखने को मिला OH। तो फाइनली प्लस में H3O पॉजिटिव फिर से अगेन एल्कीन के साथ रिएक्ट करने के लिए तैयार है। ठीक है ना बेटा, तो ये चीज़ चलती रहेगी ये वाला स्टेप। तो बहुत इजी है, हमें मिल गए हैं CAB, ये है करेक्ट सीक्वेंस। CAB हमें नज़र आ रहा है ऑप्शन नंबर C में, तो ये हो गया बेटा हमारा करेक्ट आंसर। सब कुछ NCERT में गिवन है बेटा, एक एक चीज़। तो ये हुआ सवाल, इसको कर देता हूँ मैं रब, फिर देखते हैं कि अगला सवाल क्या आया है CUET एग्ज़ाम में। स्पेशली आपके लिए लेकर आए हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग जो हैं प्रीवियस ईयर पेपर पूरा उसका सॉल्यूशन देखकर ही जाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है बेटा IUPAC नेम बताना है हमें कंपाउंड का, IUPAC नेम। ठीक है, 4 ऑप्शंस हमारे सामने हैं। अब अगर आप देखोगे इसमें IUPAC नेम बताने के लिए आप देख सकते हो, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है बीच में O है, इधर भी एक ग्रुप है, इधर भी एक ग्रुप है। ऐसा जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये है ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है ना। अब एक तरफ आप देखो, एक तरफ आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा है CH3 और एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। पर ये कौन सा नेम हुआ बेटा, ये हुआ उसका कॉमन नेम। क्या है, कॉमन नेम। हमें कैसा नेम बताना है, हमें बताना है बेटा IUPAC नेम। तो अपन नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 2 पे आप देख सकते हो कौन सा ग्रुप लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप। तो इसका नाम क्या हुआ, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। इजी है बेटा, बिल्कुल हलवा सवाल। तो IUPAC नेमिंग से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें आप देख सकते हो आपका ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर C, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ठीक, सवाल समझ में आ गया। चलिए इसको भी करते हैं रब और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या है वो देखते हैं अब। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमें इन्हें करना है अरेंज, और देख लेते हैं जरा कंपाउंड्स कौन कौन से दिए हुए हैं। हमें दिया हुआ है ऑर्थोक्रेसोल, मेटानाइट्रोफिनोल और फिनोल, और साथ में बेटा pKa वैल्यूज भी दी हुई हैं। इनके स्ट्रक्चर बना लें। ऑर्थोक्रेसोल का मतलब क्या है, जब फिनोल के साथ ऑर्थो पोजीशन पर क्या जुड़ा हो, CH3 ग्रुप, दिस इज ऑर्थोक्रेसोल। ओके, उसके बाद दूसरा कंपाउंड क्या गिवन है बेटा, फिनोल के साथ मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हो, मेटा नाइट्रोफिनोल। ये A दिया हुआ है, ये B दिया हुआ है, और C क्या दिया हुआ है बेटा, फिनोल ही दिया हुआ है। फिनोल तो आपको मालूम है कि बेंजीन रिंग पर क्या जुड़ा हो, OH। ठीक, ये हो गया हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनोल, और ये हमारा क्या है, दिस इज फिनोल। अच्छा, pKa वैल्यूज गिवन है। pKa बेटा इसकी कितनी दी हुई है, 10, इसकी pKa वैल्यू गिवन है 8.3, और ये है pKa कितना दिया हुआ, 10.2। अब pKa आपको पता है नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Ka होता है, नेगेटिव लोगारिथम ऑफ Ka। तो जितना ज़्यादा pKa होता है उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती है। या उल्टा समझो तो pKa जितना कम होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है। ठीक, N रह गया स्ट्रेंथ का। अब यहाँ पर सबसे कम pKa, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक इन तीनों में से यही होगा। फिर दूसरे नंबर पर आएगा ये वाला, तो सबसे ज़्यादा वाला B हुआ, दूसरे नंबर पर आया C, और सबसे आखिर में क्या आया, A। अगर मैं बात करूं बेटा कि NO2 और CH3 ये प्लस आई इफेक्ट वाला है, और ये कैसा है, ये माइनस आई इफेक्ट वाला बेटा। तो इन दोनों में से आपको ये पता लग रहा है कि जब अपन माइनस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जोड़ रहे हैं तो फिनोल की एसिडिक स्ट्रेंथ में बढ़ावा हो रहा है।
है ना, बढ़ रही है एसिडिक स्ट्रेंथ। कब? जब अपन माइनस आई वाला ग्रुप जोड़ रहे हैं, प्लस आई वाले से क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रही है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये एक चीज दिमाग में रखनी है कि फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है। पीके की वैल्यूज पर कैसे पता लगाओगे, ये आपके सामने मैंने लिख दिया। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमें क्या बताना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था। तो इंक्रीजिंग में ए सबसे कम है, फिर सी है, फिर बी है। तो कौन सा ऑप्शन आया बेटा, ए सबसे कम, फिर सी, फिर बी, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए इसको करता हूँ मैं रब, फिर देखते हैं अगला सवाल। ये हो गया रब। एक एक सवाल समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, अच्छे से सब कुछ समझ के तब जाना पेपर में। देखो अगला सवाल, अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन में हमें करना है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। ठीक है, चारों ऑप्शंस भी साथ में आ जाए, वो मेरे को लग रहा है आ नहीं पाएंगे बिकॉज अगले पेज पे थोड़ा सा जूम कम कर लेता हूँ मैं। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा और कम, अब बिल्कुल ठीक है, विजिबल है बेटा। सबसे पहले क्या है, एंटीसेप्टिक, थोड़ा जूम ही कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहें चीज़ें अच्छे से। एंटीसेप्टिक की अगर मैं बेटा बात करूँ तो एंटीसेप्टिक जो है ये क्या होगा, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोऑक्सिल, इनॉल एंड टर्पिनियोल। डेटॉल इसी का एग्जाम्पल है कि नहीं बेटा। आपको पता है कि बाउंड थोड़ा सा कट लग गया कहीं पर भी तो वो वहाँ पर एंटीसेप्टिक का यूज़ होगा ही होगा। दूसरा है सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन, बिल्कुल बेटा थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं ये वाले तो। अब ये आपको पता है कि नॉर्थेंड्रॉन जो है ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग के तौर पे इस्तेमाल होता है, दिस इज सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन। ठीक, फूड प्रिजर्वेटिव की बात कर रहा हूँ, टेबल सॉल्ट, वेजिटेबल शुगर्स, सोडियम बेंजोएट, ये सब क्या है बेटा, कॉमनली यूज्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। एंड लास्ट में क्या बचा हमारे पास, आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, क्या होगा, सैकरिन, है ना। तो बेटा आपके सामने जो है ये बिल्कुल इजी सा मैच द फॉलोइंग आया था। तो ए का सेकंड, बी का हमारे पास थर्ड आया है, सी का है फोर्थ और डी का फर्स्ट। ये सारे हमें मिल रहे हैं बी वाले ऑप्शन में, तो ये हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। चलिए अगला आगे चलते हैं अपन, अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल है बेटा हमारे पास, ये भी इजी क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स चैप्टर इस बार तो है ही नहीं आपके सिलेबस में, खैर ये भी सवाल आया हुआ है, इसमें हमें मालूम है ऑलरेडी के दो कौन कौन से आपके पास, टेरिलीन और दूसरा है हमारे पास नाइलॉन 66, ये दोनों जो हैं वो हमारे कैसे हैं बेटा, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से आते हैं। एडिपिक एसिड है, डेक्रोन एंड टेरिलीन एक ही बात है। ठीक है, तो ए एंड डी आ गया हमारे पास इस ऑप्शन, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, बिकॉज दीज टू आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल देखो। देखो जो चीज़ें बेटा याद करने वाली हैं वो याद करके ही जाना पड़ेगा एग्जाम में। अब देख लो इसको, लैक्टोज इज कंपोज्ड ऑफ, लैक्टोज किससे मिलके बना होता है। अब जिसको तो स्ट्रक्चर मालूम है कि ये डाइसैकेराइड है, तो वो झट से ये ऑप्शन लगा देगा, बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है ना, इसमें आपको ये मालूम होना चाहिए बेटा कि ग्लूकोज जब अपन इसका बनाते हैं, कौन सी वाली रिंग हमारे पास, पायरानोज रिंग जब अपन बनाएंगे तो बीटा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ मैं, मान लो ये हो गया हमारे पास OH, फिर OH, ये हो गया और साथ में बेटा H और CH2OH, ये तो मेरा हो गया बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं तो इसमें ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ऐसी नंबरिंग करते हो ना। अब दूसरी तरफ आपको बस इतना मालूम होना चाहिए कि जो बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनने वाला है। ये हो गया O, बिल्कुल सेम, OH H H OH OH H OH H और H और CH2OH बेटा। अब यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6, ये क्या है हमारे पास, ये है बीटा डी गैलेक्टोज, दिस इज बीटा डी गैलेक्टोज। अब आपको पता है कि यहाँ से आपको क्या करना है, पानी अलग कर देना है। पानी अलग कर दिया तो ये वाला बॉन्ड जो है वो किसके साथ नजर आएगा, O के साथ। अब आपको ये मालूम है कि ये यूज हो रहा है C4, ये यूज हो रहा है C1, गैलेक्टोज का C1, ग्लूकोज का C4, इनके बीच में हो रही है लिंकेज और किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो कंपाउंड बना है ये क्या है बेटा, दिस इज लैक्टोज। ठीक है ना, तो देखो जिसने तो अच्छे से NCERT पढ़ी होगी उसके लिए तो ये सवाल बिल्कुल हलवा होने वाले हैं पूरे जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस होंगे। ठीक है ना बेटा, चलिए इसको करता हूँ मैं रब, समझ में आ गया होगा आपको और बाकी के भी आपको मालूम पड़ गए होंगे कि हमें कैसे सभी स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद करके और बना कर प्रैक्टिस करके फिर ही जाना है पेपर में। ठीक, देखो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन ग्लूकोज इज कंफर्म्ड बाय ट्रीटिंग इट विद, यानी कि ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, उसकी कंफर्मेशन हमें कब मिलेगी, क्या HI के साथ ट्रीट किया जाए या फिर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Br2 के साथ किया जाए, ब्रोमीन वाटर या NH2OH या फिर HNO3। तो इसमें से भी बेटा सही आंसर क्या होगा, कार्बोनिल ग्रुप NH2OH के साथ अगर अपन रिएक्ट करवा देंगे, देखो ग्लूकोज तो मालूम है ना, CHO मान लो प्रेजेंट है, CH2OH एंड दिस इज CH2OH। ठीक है ना, यही होता है नॉर्मली जब अपन यूज करते हैं ग्लूकोज C6H12O6, है ना। इसकी जब आप रिएक्शन करवाओगे बेटा किसके साथ,
NH2OH, किसके साथ? NH2OH। तो आपको ऑक्साइन देखने को मिलेगा, ऑक्साइन। C के साथ H तो है, डबल बॉन्ड में N और OH जुड़ गया है आके, बाकी बेटा कुछ फर्क नहीं आया है, बाकी बिल्कुल सेम। और साथ में ये साइनोहाइड्रिन की भी फॉर्मेशन करता है HCN के साथ, तो HCN के साथ भी आपको रिएक्शन देखने को मिलता है। देख रहे हो ये वाला और ये वाला, पानी अलग हो गया -H2O, और बाकी NOH ऑक्साइन, हमारा ग्लूकोज का ऑक्साइन बन के तैयार हो गया। तो ये जब बन जाएगा बेटा, इसी से हमें कंफर्मेशन मिलेगी कि वाकई जो है कार्बोनिल ग्रुप, जो CO ग्रुप था वो इसमें प्रेजेंट था। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चन आ रखे हैं बेटा। तो इसलिए ऐसा भी नहीं सोचना कि बिल्कुल इजी ही आएगा, हमें मुश्किल चीज़ों के लिए तैयार रहना है, और आसान आया तो फिर तो बात ही क्या, आसानी से हो ही जाएगा पेपर, है ना। चलो अगला देखिए, टू कन्वर्ट इथेनामाइड इनटू मिथेनामाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन बी यूज्ड। यानी कि हमें इथेनामाइड से बनाना क्या है, मिथेनामाइन। तो एक कार्बन कम हो रहा है बेटा, तो ये डायरेक्टली आप जैसे ही ऑप्शंस में जाओगे आपके माइंड में पहले ही समझ में आ जाएगा कि ये तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है ना। तो आपको मालूम है कि ये आपको दिया हुआ है CH3CONH2, ये क्या है आपका, दिस इज इथेनामाइड। आपने रिएक्शन करवाई Br2 प्लस NaOH के साथ, ठीक है बेटा। क्या देखने को मिलेगा तुम्हें पता है कि एक कार्बन कम वाला, क्या मैंने बोला, एक कार्बन कम वाला एमाइन वो प्रिपेयर होता है, इसीलिए ये हमारा बन गया मिथेनामाइन। ठीक है, प्लस में क्या बनेगा बेटा, प्लस में बना NaBr 2 मोल्स, और साथ में ये 4 कर दो, इसको Na2CO3 कर दो, और पानी। क्या रिएक्शन बैलेंस भी हो गई? बिल्कुल बैलेंस हो गई बेटा। तो हमें मालूम पड़ा कि दिस इज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इथेनामाइड से अपन लोगों ने मिथेनामाइन बना दिया। ठीक है, समझ में आ गया। तो सी ऑप्शन हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए ये भी रब कर देता हूँ। हम लोगों ने 37 क्वेश्चंस कर लिए हैं, जल्दी से चलते हैं आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए बेटा, टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू पैरा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, एनिलीन यानी कि जब NH2 ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग पर, इसको हमें कन्वर्ट करके बनाना क्या है, पैरा नाइट्रो एनिलीन। 3 स्टेप्स होंगे, हमें इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। अब ये लगाने के लिए सबसे इजी मेथड बता देता हूँ बेटा। सबसे पहले देख लिया करो जिसको कन्वर्ट करना है, एनिलीन का जिक्र कहाँ है, एनिलीन का जिक्र है ऑप्शन नंबर C। जो C वाला पॉइंट है ये सबसे पहला स्टेप हो गया। फिर हमारा स्टेप नंबर 1 क्या कह रहा है वो, एनिलीन को ट्रीट करो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरिडीन में, ठीक है ना, पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो ये मैंने लिख लिया एनिलीन NH2 और CH3CO होल ट्वाइस O, और किसकी प्रेजेंस में, पिरिडीन की प्रेजेंस में इसके साथ रिएक्शन करवानी है। तो मुझे पता है कि क्या बनेगा यहाँ पर, हमारे पास एन फिनाइल इथेनामाइड बनने वाला है, एन फिनाइल इथेनामाइड COCH3। ठीक है, CH3COOH अलग हो जाएगा बेटा, ये O के साथ ये जुड़े हुए हैं ना, COCH3 और यहाँ पर COCH3, यही तो है हमारा। ये क्या है बेटा, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ठीक है, तो ये यहाँ से हो रहा है ब्रेकेज, एक H जा रहा है इसके पास, CH3COOH अलग, और ये CO ग्रुप आ रहा है इसके साथ। ठीक है, अब ये जब बन गया, पहला स्टेप तो हो गया। इसके बाद अब इसका जिक्र कहाँ है, इसका जिक्र है एन फिनाइल जो हमारे पास इथेनामाइड है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है बी वाले जब आप पढ़ोगे तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है पैरानाइट्रोएनिलीन, तो वो तो लास्ट स्टेप हुआ ना। स्टेप 2 कौन सा हो गया हमारा, ए वाला। इसमें हम इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसको ट्रीट किया जा रहा है, दिस इज एन फिनाइल इथेनामाइड। ठीक है, NHCOCH3, इसको किसके साथ ट्रीट करना है, HNO3 H2SO4 और 288 केल्विन पर। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, ये आपको दे देगा पैरा नाइट्रो एसिटोनालाइड। ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा बेटा, NO2 ग्रुप। यहाँ पर कुछ चेंज नहीं आया, ये वही का वही है। और लास्ट में क्या करेंगे, एसिडिक या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस होगी। दिस इज कौन सा स्टेप, बी वाला स्टेप है बेटा, लास्ट स्टेप। दिस इज स्टेप नंबर 3, एसिडिक या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस करोगे जब आप, तो आपको दोबारा से यहाँ पर H देखने को मिलेगा। और फाइनली मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ पे विजिबल भी होगा, हमें पैरा नाइट्रो एनिलीन मिल चुका है, NO2 और ऊपर आ गया है NH2, पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो ऑर्डर क्या आया बेटा, सबसे पहले C, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप था A, और फिर आखिरी स्टेप था B, कैब। यानी कि CAB कहाँ नज़र आ रहा है बेटा, ऑप्शन नंबर B में। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल समझ में आ गया, रब कर देता हूँ इसको मैं, ताकि फिर हम आगे चलें। 38 हो गए, 12 सवाल बचे बेटा, और उनमें से 10 क्वेश्चंस तो कौन से हैं, जो केस स्टडी वाले हैं। ठीक है ना, वो ज़रूर अच्छे से और समझने हैं कि केस स्टडी में हमें कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला सवाल क्या है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस।
ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉलिक KOH ये बनाते हैं आइसोसाइनाइड्स। तो ये कौन सी नेमिंग रिएक्शन है, ये हमें इन चारों ऑप्शंस में से बताना है, ठीक है ना। कौन सी नेमिंग रिएक्शन है ये मैं थोड़ा सा इसको अंडो करता हूँ। हाँ अब ठीक है। अब देखिए बेटा आपके सामने किसका जिक्र हो रहा है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस का। उनको हीट करना है हमें क्लोरोफॉर्म और साथ में बेटा इथेनॉलिक KOH के साथ। जरा रिएक्शन में लिखूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली मालूम पड़ेगा। ये मान लो मैं जनरल रिएक्शन लिखता हूँ, RNH2, R कुछ भी हो सकता है, एराइल या एल्काइल ग्रुप, प्लस क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करना है और बेटा KOH। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर बन रहा है RNC, क्या बन रहा है, आइसोसाइनाइड बन रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, दिस इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कौन सी है ये, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है और ये एक जो है हमारे लिए यूज भी होती है प्राइमरी अमाइन के डिटेक्शन के लिए, है ना। जब अपन डिस्टिंग्विश टेस्ट करते हैं कि 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइंस में कैसे पता करें, तो ये यहाँ पर हमें रिएक्शन जो है बहुत काम करती है। बहुत ईजी क्वेश्चन था बेटा, सीधा नेमिंग रिएक्शन। देखो नेमिंग रिएक्शंस में आपको रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये तो याद रखना पड़ता है ना। तो इसमें आंसर हमारा क्या बन गया बेटा, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में आप देखोगे कि एनिलीन की जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं, अभी पीछे सवाल भी किया ना, पैरा नाइट्रो एनिलीन बना था, तो 47% नाइट्रो एनिलीन बनता है। ऐसा क्यों होता है ये हमें बताना है। इसका आंसर क्या होगा, सीधा सा, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन बाय प्रोटोनेशन ऑफ एनिलीन। देखो एनिलीनियम आयन जब बन जाता है ना, कौन सा, आपने लिया एनिलीन और पहले जब प्रोटोनेशन हुआ उसका क्या हुआ, एनिलीन का प्रोटोनेशन, तो क्या बन गया, एनिलीनियम आयन, ठीक है। यानी कि पहले था वो NH2, ठीक है बेटा, H पॉजिटिव ऐड होने के बाद वो एनिलीनियम आयन बन गया NH3 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो आयन है ना, इसका ये कैसा है, दिस इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो इसीलिए अब ये है ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो जब इसकी फर्दर रिएक्शन अगर करवाएंगे भी अपन HNO3 के साथ, ताकि नाइट्रेटिंग वहाँ पे नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाए आके, तो हमें 47% क्या देखने को मिलता है, मेटा वाला, ठीक है ना। पैरा भी बनता है, पैरा उससे ज़्यादा बनता है, 51% बनता है, पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हमें देखने को मिलता है क्या, मेटा आइसोमर, ठीक है बेटा। समझ में आ गया ये वाला क्वेश्चन भी। तो ये हमारे 40 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। अब बचे हमारे केस स्टडी वाले क्वेश्चन, ज़रा आप उनकी तरफ चलते हैं, केस स्टडी वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बेटा अगला सवाल, चलिए अब देखते हैं बेटा पैसेज वाले क्वेश्चंस। पैसेज एक बार रीड कर लेंगे कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगो मैनी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। एल्डिहाइड्स आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स ड्यू टू स्टेरिक एंड इलेक्ट्रॉनिक रीजंस, ठीक है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स अंडरगोज अ नंबर ऑफ रिएक्शन, क्यों, बिकॉज ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये सब इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल रिएक्शंस ये भी देखने को मिलती हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, क्या, अल्फा हाइड्रोजन। और जूम कर दूं क्या, अब और क्लियर हो गया है ना। अच्छा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैविंग एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन डाइल्यूट एल्कली के साथ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाते हैं बेटा, और इसी को हम कहते हैं एल्डोल रिएक्शन। और फिर लास्ट में ये वाटर का लॉस करते हैं ताकि क्या बन जाए, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, जिसको हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। और अमोनिया डेरिवेटिव्स के साथ भी रिएक्ट करते हैं और उनकी आइडेंटिफिकेशन में भी यूज होता है ये, ठीक है। कौन से कंपाउंड्स, जो कुछ कंपाउंड्स आपके सामने लिखे हुए हैं। अब जरा सवाल की तरफ चलते हैं। काम की चीजें तो देखो हमने पढ़ ली हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का जिक्र हो रखा है, अल्फा हाइड्रोजन का जिक्र हो रखा है और एल्डोल कंडेंसेशन का जिक्र है, और कौन से जो रिएजेंट्स हैं वो यूज होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। चलिए अब जरा सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल क्या है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ रिएक्शन विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोपेनॉन टू 4-मिथाइल पेंट 3-ईन-2-ओन। यानी कि हमें प्रोपेनॉन से ये बनाना है। एक बार जरा मैं स्ट्रक्चर बना दूं, आप लोगों को ना खुद ही मालूम पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। देखिए CH3 दिस इज प्रोपेनॉन, ठीक है ना। अच्छा, CH3 COCH3, एक और मॉलिक्यूल ले लिया बेटा प्रोपेनॉन का, 2 हाइड्रोजन ले लो, 1 ऑक्सीजन ले लो। सिर्फ यहाँ पर ध्यान से देखना, इसके पास 3 है ना, और इधर वाले के पास ये है। मैंने क्या बोला, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन गायब कर दो, यानी कि वाटर निकल गया, जो बचा उसको जोड़ दो, जो बचा उसे जोड़ दो। ध्यान से देख लो, CH3 डबल बॉन्ड ओ जा चुका है, कौन है, कार्बन है, H, और इस तरफ वाले को तो छेड़ा ही नहीं है हमने। नाम लिखने की कोशिश करो, 1 2 3 4 5, क्या बन गया ये, 4 पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। 4 मिथाइल, 5 कार्बन है, पेंट, 3 पे ईन है और 2 पे ओन है। क्या यही नहीं बन गया हमारे पास। तो बेटा हमने क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं किसके, एसीटोन के। कॉमन नेम क्या है इसका, प्रोपेन 2-ओन का, एसीटोन।
और उसमें वाटर निकल गया, तो ये कौन सी रिएक्शन है बेटा? दिस इज एल्डोल कंडेंसेशन। यही तो अभी हमने पढ़ा था कि पहले एल्डोल बनता है, उसके बाद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, है कि नहीं? जिसके साथ देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन हुआ, इसके साथ वाला कार्बन अल्फा, ये हो गया बीटा, ये बन रहा है हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। और ये किस में बनता है? ये बनता है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन में। ठीक है, पहला सवाल समझ में आ गया बेटा, ठीक है ना? तो जो सिर्फ रिएजेंट दिया था उसी का हमने यूज़ किया और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके देख ली कि कौन सी रिएक्शन हो रही है। सही है, चलिए इसको करता हूँ मैं रब। देखते हैं पैसेज में अगला सवाल क्या पूछा गया। फिर उसके बाद ये हो गया हमारा सवाल। चलो अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल देखो बेटा, इसमें सही आंसर क्या आ गया हमारा? एल्डोल कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड्स आइडेंटिफाई विच कार्बोनिल कंपाउंड गिव्स एल्डोल रिएक्शन। कौन एल्डोल रिएक्शन देगा? अभी आपने देखा कि एल्डोल रिएक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होता है बेटा? अल्फा हाइड्रोजन। जिक्र आया था ना अभी उसका पैराग्राफ में। तो अल्फा हाइड्रोजन अपन चेक कर लेंगे, अल्फा हाइड्रोजन जहां मौजूद होगा वो एल्डोल रिएक्शन दे देगा, दूसरे कंपाउंड नहीं देंगे। अब इसमें तो बेटा एक ही कार्बन है, इसमें तो एक ही कार्बन है, तो इसके साथ ही तो है ही कोई नहीं, अल्फा कार्बन ही नहीं है। अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे होगा? तो ए ऑप्शन निकल गया बाहर। अब यहाँ पर देखो ये कार्बोनिल कार्बन था, ठीक है। अब कार्बोनिल कार्बन के साथ ही वाले कार्बन की तरफ फिर हमने नजरें गड़ाई, बट हमें वहां पर कोई भी बेटा, क्या आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कोई हाइड्रोजन होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि समझ लो इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इसके साथ ही वाला कार्बन तो भैया बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, इसके तो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, कहाँ हाइड्रोजन है? अल्फा हाइड्रोजन मिसिंग है, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन नहीं दे पाएगा। ठीक, अगला देख लो, सी वाला देख लेते हैं। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन दोनों एक साथ ही देख लेते हैं। सी ऑप्शन में अल्फा के पास बिल्कुल है, यहाँ पर इसके पास जो है हाइड्रोजन मौजूद है, और यहाँ पर इस अल्फा कार्बन पर कोई हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही आंसर आ चुका है। ज़रा एक बार बोर्ड पर भी देख लो, ये बेटा CH3CHO दिया हुआ है आपको, इथेनल, इसके साथ कार्बोनिल कार्बन के साथ ये एल्डिहाइड वाला फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप के साथ ही कार्बन को अल्फा कह दिया, तो इसके पास तो 3 अल्फा हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। बट यही चीज़ जब आप नीचे देख रहे हो अगले कंपाउंड में, तो उसमें क्या नज़र आ रहा है तुम्हें कि यहाँ Cl जुड़ा, यहाँ है ही नहीं, और साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा, तो इसके पास ये अल्फा कार्बन तो है, पर अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन कोई है ही नहीं है, तो इसलिए ये हो जाएगा हमारे पास सी ऑप्शन, इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये एल्डोल रिएक्शन दे देगा। इजी चीज़ है ना बेटा, ये समझ में भी आ गई होगी। चलो अगला सवाल देखो, ये तो हो गया हमारा, चलते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा उसकी तरफ गौर फरमाते हैं और देखते हैं कि इथेनल अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फास्टर स्पीड देन एसीटोन। यानी कि 2 कंपाउंड्स का कंपैरिजन हुआ है, इथेनल और किसके साथ? फास्टर स्पीड किसके मुकाबले में? एसीटोन के मुकाबले में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो ज़्यादा जल्दी हो रहा है। किस पर? इथेनल पर। क्यों? क्या एसीटोन के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए, या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बोनिल ग्रुप की इथेनल में ज़्यादा है, या इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम है कार्बन की इथेनल में, या फिर न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बोनिल ग्रुप की इथेनल में ज़्यादा है? तो ऐसा क्यों हो रहा है, ज़रा इस पर गौर फरमाते हैं। सबसे पहले दोनों का स्ट्रक्चर बना लीजिए। CH3 CHO ये हो गया हमारा इथेनल, और CH3CO CH3 ये हो गया हमारा एसीटोन। ठीक है, अब बेटा सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन। फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, इसमें जरा इधर ध्यान दो कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, CHO, OH नेगेटिव सबसे पहले क्या लेता है? H लेता है, और ये एक इनोलेट आयन जो है वो क्रिएट होता है। ठीक है, फिर ये जो इनोलेट आयन बन गया CH2 नेगेटिव और CHO, सिमिलरली यहां से भी इनोलेट आयन बन सकता है, एक H ले लो, इसका क्या रह गया? CH2 नेगेटिव CO CH3। अब बेटा अगर मैं आपसे पूछूं कि जब दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक होने जा रहा है, CH3CHO यहाँ पर अटैक होगा ना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये वाला इनोलेट आयन आकर अटैक करेगा यहाँ पर। सिमिलरली इसका भी दूसरा मॉलिक्यूल CH3CO CH3, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये आकर यहाँ पर अटैक करेगा। कहाँ पर अटैक करना ज़्यादा ईजी है? यहाँ पर अटैक करना ज़्यादा इजी है, बिकॉज अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर्स दोनों अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटा ग्रुप है, बट यहाँ पर दोनों ही क्या है बेटा? बड़े ग्रुप्स हैं। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड वो ज़्यादा है, यहाँ पर अटैक करना ज़्यादा आसान है, बिकॉज इलेक्ट्रोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज
यहाँ पर दो CH3 ग्रुप्स थे, यहाँ एक हाइड्रोजन है, अटैक करना इजी है, यहाँ पर रिएक्शन हो जाएगी। सही है ना? चलो समझ में आ गया होगा, इसको भी अपन रब कर देते हैं और देखते हैं फिर अगला सवाल। चलो अगला देखते हैं। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन है ना इसका पैसेज का। फोर्थ वाला, एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद वन इक्विवेलेंट ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स। एल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं? एक इक्विवेलेंट लिया गया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इनमें से क्या बनेगा? देखो इसमें आंसर जो है बड़ा ही सिंपल सा आंसर है, हेमी एसिटल बनेगा, बिकॉज आपने एसिटल हेमी एसिटल फॉर्मेशन जरूर पढ़ी होगी एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कोई भी एल्डिहाइड है बेटा, CHO ग्रुप तो होगा ना, यहाँ पे मान लो R है, ठीक। अब रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं अपन इसकी? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यानी कि जिसके पास सिर्फ एक OH ग्रुप है। अब एल्कोहल क्या शो करता है आपको? एल्कोहल आपको पता है कि एसिडिक नेचर थोड़ा सा शो करेगा, और एल्कोक्सी आयन और हाइड्रोजन आयन बन गया। अब ये आपको पता है कि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ये एल्कोक्सी आयन ने जाके अटैक किया, ये हुआ शिफ्ट, क्या बन गया? RCO नेगेटिव और नीचे आ गया बेटा OR डैश, ठीक है। और बाद में आपको पता है ये H पॉजिटिव और H2O के साथ यहाँ से इसको मिल जाएगा H, तो हमें ये देखने को मिल गया कंपाउंड, ठीक है बेटा। एंड दिस इज कॉल्ड हेमी एसिटल। ये क्या है? हेमी एसिटल। बट अगर आप दो मॉलिक्यूल्स ले लेते, दो मॉलिक्यूल्स, तो आपका एसिटल बन जाता, ठीक है ना बेटा। बहुत इजी रिएक्शन है। तो इसमें हमारे पास आ गया ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो पैसेज वाला क्वेश्चन जो है वो भी कोई इतना बड़ा हुआ नहीं आएंगे, तो पैसेज वाले क्वेश्चंस इजीली हो सकते हैं। हर एक चैप्टर के हमें बस NCERT से अपने कंसेप्ट जो हैं वो एकदम क्लियर और स्ट्रॉन्ग रखने हैं, ठीक। अगला सवाल देखो, इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन है ये। आइडेंटिफाई द रिएजेंट विच इज यूज्ड टू चेक द प्रेजेंस। ये पैराग्राफ में गिवन था बेटा, हमें रिएजेंट बताना है जो कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप के बारे में बता देता है। क्या मैं आपको पैसेज दिखाऊं? पैसेज में ही था ये वाला, ये देखिए पैसेज। कार्बोनिल कंपाउंड्स रिएक्ट विद अमोनिया डेरिवेटिव सच एज NH2OH, NH2NH, CONH2 एंड 2,4-DNP। और इससे अपन पता करते हैं क्या? आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है ना। तो ये आपको दिख गया। अब ज़रा देखो यहाँ पर कंपाउंड्स में देख लेते हैं हम लोग कौन सा वैसा सा है। तो ये वाला कंपाउंड नहीं है, क्या ये है हमारे पास? बिल्कुल ये वाला कंपाउंड है। अब देखो यहाँ पर 2 वाली पोजीशन पर और 4 वाली पोजीशन पर बेटा क्या है हमारे पास? नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये हमारे पास क्या बन गया? 2,4-DNP। 2,4-DNP ऊपर अभी पढ़ा था ना। 2,4-DNP का मतलब क्या होता है? डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। हाइड्राजीन जो होता है बेटा वो होता है N2H4, है ना, N2H4, जो NH2 डबल बॉन्ड NH2 इस फॉर्म में करता बेटा एग्जिस्ट। अब आप देखो कि अगर आप इधर वाले को तो छेड़ ही नहीं रहे, बिकॉज रिएक्शन भी तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ होगी, तो CO का O और 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। अच्छा, इस तरफ बेटा अगर मैं एक फिनाइल ग्रुप लगा दूं, क्या किया मैंने? फिनाइल ग्रुप, और 2 और 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया है, तो ये बन गया है 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। 2,4-डाई नाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड जो है ये बिल्कुल यूज होगा किसके लिए बेटा? आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ गया हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। आइडेंटिफाई क्या करेगा ये कि एल्डिहाइड या कीटोन वाला ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला पैसेज। देखते हैं जरा अगला पैसेज रीड आउट करते हैं। 5 सवाल बचे हैं, जल्दी से उनको भी समझते हैं। देखिए अगला पैसेज देखते हैं बेटा। अगला पैसेज क्या है वो रीड आउट करते हैं। अगला पैसेज आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पैसेज थोड़ा बड़ा है तो इसको पीछे कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा जूम आउट, ताकि अपन पढ़ लें। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स कंसिस्ट ऑफ 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आया। एनोड और कैथोड, जिसको डिप कर रखा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन, कैथोड पर होती है रिडक्शन। अब सेल जो है दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला गैल्वेनिक सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है बेटा? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन, वो कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, है ना। केमिकली कुछ रिएक्शंस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ई ऑफ सेल कैसे पता लगता है? E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और डेल्टा G0 अगर आपको गिब्स फ्री एनर्जी पता करनी है तो माइनस NF E0 सेल, ठीक है। ये वो चीजें जो आपने पढ़ी हुई हैं बुक में। आगे अगर मैं बात करूं, दूसरे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को कैरी आउट करवाने के लिए, ठीक है। तो कितना अमाउंट सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है वो फैराडे का लॉ आपको मालूम ही है, Q = IT, उसके बाद हम ZIT कर देते हैं, है ना। मास ऑफ जितना भी सब्सटेंस डिपॉजिट या लाइब्रेटेड निकल के आ जाता है। अच्छा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स कितना चार्ज कैरी करते हैं? 1 फैराडे के इक्वल 96,500 कूलम, ठीक है बेटा।
उसके बाद फिर जिक्र कर लेते हैं कोलरोच लॉ का। कोलरोच लॉ क्या कहता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कटायंस और अनायंस का कंट्रीब्यूशन फिक्स होता है। तो NaCl में Na और Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, फिक्स होगा। ऐड करोगे तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो जरा अपन यूज कर लेते हैं इस सब इंफॉर्मेशन का सवाल करने के लिए। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना, किसका, कोलरोच लॉ का एप्लीकेशन है उसकी। सबसे पहला सवाल क्या है, हमें लैम्डा नॉट पता करना है NH4OH का, वीक बेस होता है ना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो इनमें से क्या आएगा। अब ये पता करने के लिए ना बेटा बहुत ही सिंपल सी तकनीक बताने जा रहा हूँ, कभी गलती नहीं होगी, ध्यान से समझ लेना। अपने को जो मांगता है वो क्या है, NH4OH। अब ऑप्शंस में देखो बेटा, ऑप्शंस में तुम्हें जो कंपाउंड्स दिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग वाले वो क्या हैं, NH4Cl, NaOH और NaCl, ये 3 कंपाउंड्स दिए हुए हैं बेटा। ठीक है, अब इनको सिर्फ ब्रेक करके लिख लो, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं सारे, स्ट्रॉन्ग बेस है, एकदम सॉल्ट है, एकदम जो 100% डिसोसिएशन देते हैं, अमोनियम क्लोराइड, NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सिमिलरली बेटा Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अब अगर आपने जो आपको चाहिए उसको ब्रेक डाउन करके देखा, आपको नजर आया NH4 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ठीक है, अब आपको ये पता था कि यार हमें तो ये चाहिए और ये चाहिए। अब ये बेटा आपको पहली इक्वेशन में मिल जाएगा, और ये वाला बेटा आपको जो OH नेगेटिव है वो आपको कहाँ मिल जाएगा, सेकंड इक्वेशन में। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तो ऐड होंगी, बट इनमें फालतू चीजें आ जाएंगी, ये दोनों Na और Cl, तो तीसरी इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस थर्ड। तो आपको पता लग रहा है कि जब आपको लैम्डा नॉट पता करना है NH4OH का, अब ये सबके आगे क्या लिख सकते हो आप, लैम्डा नॉट लिख दो, लैम्डा नॉट, बिकॉज आपको पता है ना कोलरोच लॉ क्या कहता है कि आयंस का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है ना, तो अब मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फर्स्ट इक्वेशन यानी कि NH4Cl को ऐड किया, प्लस किसमें, NaOH में, और माइनस क्या कर दिया मैंने, NaCl वाला। तो ये आ गया मेरे पास आंसर। क्या मेरे को ये किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मुझे नजर आ रही है यही वाली चीज। ठीक है ना बेटा, क्या करना है, 3 इक्वेशंस बना लो, उसके बाद देख लो क्या प्लस हो रहा है। कई बार ऐसा हो सकता है मल्टीप्लाई करके किसी एक नंबर से फिर हमें बैलेंस करनी पड़ती है इक्वेशंस। ठीक है ना, तो बहुत ईजी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में आप लोग ये जितनी भी टॉपिक्स का जिक्र हुआ है इस पैसेज में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल वो आपको सवाल के रूप में भी दिख सकते हैं। अगर पैसेज ना आया तो सवाल जरूर आएंगे इन सभी से। ठीक है ना, अब 5 सवाल अगर आ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से तो चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगला देखो सवाल 47वां क्वेश्चन है, हमें सेल दिया हुआ है, एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है और निकल की रिडक्शन हो रही है, एंड इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी गिवन है। वी हैव टू कैलकुलेट द गिब्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है। फॉर्मूला बेटा आपने अभी देख ही लिया था, डेल्टा जी नॉट कैसे पता करते हैं, -NF × E नॉट ऑफ सेल। ठीक है, पैराग्राफ में गिवन था फॉर्मूला। अच्छा, इस क्वेश्चन में E नॉट ऑफ सेल भी दे रखा बेटा 1.41 वोल्ट, F की वैल्यू भी आपको पता है 96,500 कूलम। सिर्फ और सिर्फ हमें N पता करना है और मल्टीप्लाई करवा देना तीनों को, झट से आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि एनोड पर बेटा क्या होती है, आप कहोगे सर एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, किसकी हो रही है, तो आप कहोगे सर जो इस तरफ प्रेजेंट होता है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, कैथोड पर क्या होती है बेटा, कैथोड पर होती है रिडक्शन। रिडक्शन में किसकी हो रही है, निकल की, Ni2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और Ni बन रहा है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बेटा यहाँ पर बैलेंस्ड है, नहीं। बैलेंस करने के लिए इस इक्वेशन को अपन 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन गई, 2Al गिव्स 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और नीचे वाली क्या बन गई, 3 टाइम्स Ni2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 3 टाइम्स Ni। अब आप देख सकते हो कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेटा सेम है, तो इसका मतलब n फैक्टर इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्या आ गया, 6। पुट कर दो, डेल्टा जी नॉट पता करना है ना, तो -6 F की जगह 96500 और E नॉट ऑफ सेल तो मालूम ही था। इस सबको मल्टीप्लाई करो, डेल्टा जी नॉट आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा, माइनस का 816390 जूल पर मोल, किलो जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये बेटा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, मेन चीज क्या है, मल्टीप्लाई तो आप पेपर में भी कर ही लोगे, मसला है कि करना कैसे है वो मालूम होना चाहिए। समझ में आ गया बेटा, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बैलेंस करने हैं, अगर तो बैलेंस दिए ही होते हैं फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बढ़िया बात है फिर तो। चलो इसको मैं रब कर रहा हूँ ताकि आपको इसके बचे हुए क्वेश्चंस भी करवा दूँ जल्दी से। ये करते हैं रब। चलो देखो अब अगला सवाल बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव टू Mn2 पॉजिटिव। कितना चार्ज हमें चाहिए, इसका जिक्र हो रहा है बेटा।
MnO4 नेगेटिव, मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, 4 इंटू -2, तो x -8 इज इक्वल टू दिस, x क्या आ गया -1 + 8, यानी कि मैंगनीज +7 में मौजूद है और हमें किस में जाना है, Mn2 पॉजिटिव में। 7 से 2 में जाना है तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, और आपने पीछे पढ़ा कि 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, तो 1 फैराडे। तो वो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास टोटल 5F चार्ज हमें चाहिए होगा, और 5F कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही जवाब। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, बहुत ही ईजी क्वेश्चन हैं, सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करी, डिफरेंस देखा, आंसर आ गया, क्योंकि 1 मोल इलेक्ट्रॉन 1 फैराडे, 1 फैराडे यानी कि 96,500 कूलम। सही है, चलो देखो ज़रा अब सवाल नंबर 49, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पेपर का। लैम्डा नॉट एम किसका बेटा, NaCl का दिया हुआ है, HCl का दिया हुआ है, CH3COONA का, बिल्कुल रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है। हमें क्या बोला है, CH3COOH, अभी सिखाया था उसका यूज़ करते हैं। हमें क्या चाहिए, ध्यान से देख लो, हमें चाहिए एसिटिक एसिड। ब्रेक डाउन करो बेटा, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, जो दिए हुए हैं वो लिख लो, कौन कौन से दिए हुए हैं, NaCl, ब्रेक डाउन करो, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या दिया हुआ है बेटा, CH3COONA, ब्रेक डाउन करो, CH3COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। तीसरा दिया हुआ है बेटा हमें HCl, ब्रेक डाउन कर दिया, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक, अब आपको क्या चाहिए, आपको ये दोनों चाहिए। ये आपको किस इक्वेशन में मिलेगा, ये आपको CH3COO नेगेटिव सेकेंड इक्वेशन से मिलेगा, और H पॉजिटिव बेटा थर्ड इक्वेशन से मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है? बट इन दोनों इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे तो आपको क्या फालतू चीज़ मिल जाएगी, ये वो आपको माइनस करनी पड़ेगी। फिर वो क्या करनी पड़ेगी, माइनस, यानी कि मुझे पता लग गया कि सेकेंड प्लस थर्ड माइनस क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है। अब सबके आगे लगा दो लैम्डा, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट, लैम्डा नॉट, ये भी लैम्डा नॉट, बिकॉज कोलरोच लॉ क्या कहता है कि कैटायन और एनायन का कॉन्ट्रीब्यूशन फिक्स होता है, कब, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है बेटा, तो मुझे मालूम पड़ गया कि अगर मुझे लैम्डा नॉट ऑफ CH3COOH पता करना है तो इन दोनों को ऐड करना है, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA प्लस लैम्डा नॉट ऑफ HCl, और माइनस क्या कर दूंगा मैं, लैम्डा नॉट ऑफ NaCl। वैल्यूज पुट करो बेटा, सबसे पहले आपको NaCl की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे डाल दो 126.4, CH3COONA और HCl की भी दी हुई है, HCl की कितनी दी हुई है, HCl की वैल्यू है 425.9, और CH3COONA बिल्कुल लास्ट में दी हुई है 91.0, और ये आ गया 425.9। इनको ऐड कर लेते हैं, 425.9 और 91.0, ये आ गया 9, 5 और 1 6, 9 और 2 11, 4 और 1 5, ये आ गया बेटा कितना, 516.9 में से अब हमें ये माइनस कर देना है। माइनस क्या करना है इसमें से, 126.4, 0 और 11 में से 2 9 बचे, 4 में से 1 3, आंसर आ गया बेटा 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, या ओम इनवर्स भी लिख सकते थे। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है ना, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कोलरोच लॉ का यूज़ किया बढ़िया तरीके से एकदम। तो 390.5 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। ये था सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब अपन चलते हैं आखिरी सवाल पर। ठीक, लास्ट क्वेश्चन देखिए, आखिरी सवाल क्या है वो भी समझ लो। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, किसका, सोडियम सल्फेट का इलेक्ट्रोलिसिस किया गया, तो हमें मालूम पड़ा कि 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, जूम कर लो इसको तो कर सकते हैं जूम, 2.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर लाइब्रेट हुई है। हमें बताना है कि कैथोड पे हाइड्रोजन कितनी लाइब्रेट होगी, हाइड्रोजन, ये बताना है। अब देखो बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस वाले सवाल आपने किए ही होंगे, प्रैक्टिस भी कर लिए होंगे। यहाँ जिसका जिक्र हो, किसका जिक्र हो रहा है, सोडियम सल्फेट का। आयंस बना दो, क्या बनेंगे, 2 टाइम्स Na पॉजिटिव, और सल्फेट आयन तो आपको मालूम ही है बेटा। अच्छा, अब सॉल्यूशन है ना, एक्वा सॉल्यूशन, तो पानी के आयंस तो मौजूद ही हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। अब अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिसिस में, तुम्हें पता है एनोड को अपन किससे जोड़ते हैं, पॉजिटिव से, तो पॉजिटिव के पास भागा भागा कौन पहुंचा, OH नेगेटिव और SO4 2 नेगेटिव। क्या करवाने के लिए पहुंचे हैं ये ऑक्सीडेशन करवाने के लिए पहुंचे बेटा। कैथोड पर अगर मैं पूछूंगा कि कौन पहुंच गया, कैथोड को अपन जोड़ते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, किससे, नेगेटिव टर्मिनल से, तो कैथोड के पास ये पॉजिटिव वाले पहुंच गए, H पॉजिटिव और Na पॉजिटिव। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर विजेता कौन बनेगा, क्योंकि दोनों लोग लड़ रहे हैं, यहाँ पर ये विजेता है, यहाँ पर ये विजेता है, ऑक्सीडेशन कैसे होगी, 2 टाइम्स OH नेगेटिव गिव्स पानी, हाफ O2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर दिए। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स का लूज होना वही तो ऑक्सीडेशन होता है, और यहाँ पर H पॉजिटिव वही 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके हाइड्रोजन गैस बन के उड़ गया, यहाँ ऑक्सीजन गैस।
आ रही है, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस आ रही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अब सवाल के हिसाब से क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर जो आधा मोल ऑक्सीजन है तो 2.4 लीटर ऑक्सीजन मिल रही है, यानी कि हाफ मोल 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है 2.4 लीटर। बट आप यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ तो पूरा 1 मोल रिलीज हो रहा है हाइड्रोजन का, तो 1 मोल रिलीज हो रहा है ना, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2.4, बिकॉज आपको पता है आधा इतना है तो पूरा कितना होगा 4.8 लीटर्स। कितनी हाइड्रोजन होगी रिलीज 4.8 लीटर्स। कहाँ पर है वो, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हो गया हमारा बिल्कुल सही जवाब इसका, ठीक है ना बेटा, समझ में आया सवाल ये वाला भी, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। तो ये था हमारा आखिरी सवाल किसका, इस क्वेश्चन पेपर का। अब अगर मैं आपसे बात करूं बेटा तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि यार सवाल तो सारे जो हैं हमारी पहुंच वाले ही आने वाले हैं, तो अगर हम मेहनत कर लें, है ना, तो पूरे नंबर केमिस्ट्री में लाने से कोई नहीं रोक सकता है। सिर्फ आपको क्या करना है, जो इस साल के 10 चैप्टर हैं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और बेटा मॉक्स जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप देने की कोशिश करो, ठीक है ना, ताकि आपको इस तरह के सवाल करने की प्रैक्टिस हो जाए, टाइम बाउंड, ठीक है ना, कि एक टाइम आपको बताओ कि इतने टाइम में हमें ये सवाल करने हैं, ठीक है। उसके लिए आप जो है वो तो फिर आपको मालूम ही है कि आपके पास कितनी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, हम भी आपके लिए काफ़ी कुछ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा ये सेशन, और फिर अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो और अच्छे से एग्ज़ाम फोड़ कराओ। थैंक यू।